हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 8th की एनसीईआरटी। ये जो एनसीईआरटी है जनरली ह्यूमन रिसोर्स पे बेस्ड है। तो ये ह्यूमन जो ज्योग्राफी है हमारा उस पे बेस्ड है। तो जो भी हमने फिजिकल ज्योग्राफी वाला पार्ट था कुछ कुछ चीज़ें हमने कर ली थी और एक्स्ट्रा चीज़ें जो एनहांस्ड फॉर्म है उसका वो अगली क्लासेस में आएंगे। अभी क्या है, ये जो एनसीईआरटी है ये पूरी तरह ह्यूमन ज्योग्राफी पे बेस्ड है। तो ह्यूमन ज्योग्राफी मतलब हम इसमें पढ़ेंगे एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या होते हैं, मेटल और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, तो ये सब जो है अब हम इस क्लास 8th की एनसीईआरटी में पढ़ेंगे। तो इसका सबसे पहला चैप्टर है रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज जो है ये फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें जो पहले इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है एनसीईआरटी में वो मैंने आप यहाँ पे नोट आउट नहीं किया है बिकॉज वो दो लोगों की कहानी को एक्सप्लेन किया उन्होंने। जैसे कि मोना और राजू थे, वो अपने अम्मा को हेल्प कर रहे थे एंड उन्होंने बहुत सारी यूटेंसिल्स देखे, बहुत सारी फूड ग्रेन्स देखे, कॉम्स देखे, बॉटल्स देखे। तो उन्होंने पूछा अम्मा ये क्या है, तो अम्मा ने बोला मतलब उन्होंने पूछा कि क्यों ये इंपॉर्टेंट है। तो अम्मा ने बोला बिकॉज दीज आर रिसोर्सेज। अब उन्होंने बोला कि रिसोर्सेज क्या होता है, तो अब रिसोर्सेज की डेफिनेशन जो अम्मा ने दी थी वो ये है कि जो भी हम यूज़ करते हैं पीपल्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, मतलब मानव जो हमारे आदमी लोग हैं, औरत लोग हैं, उनकी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं दैट इज़ कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है, तो एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ पीपल दैट इज कॉल्ड रिसोर्सेज। ठीक है। अब क्या किसी भी सब्सटेंस, फॉर एग्जाम्पल सब्सटेंस क्या होते हैं, यूटेंसिल्स हो गए, हमारे बॉटल्स हो गए, बहुत सारे जो सब्सटेंस होते हैं उनको हम रिसोर्सेस क्या बनाता है। तो पहली तो उसकी रिसोर्सेस, उसका यूटिलिटी जो है वो उसको रिसोर्सेस बनाता है और उसकी वैल्यू क्या है वो जो है रिसोर्सेस बनाता है। अब यूटिलिटी कैसे, हम वाटर, फॉर एग्जांपल वाटर, वाटर जो है हमको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमको पानी पीना ज़रूरी ही है। इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिसिटी हमको ज़रूरी है क्योंकि हमको पढ़ाई करनी है, हमको बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलानी, तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरी है। तो ये यूटिलिटी होती है किसी भी चीज़ की। अगर वैल्यू की बात करें, मतलब वैल्यू मतलब इकोनॉमिक वर्थ, कितने रुपीस का है। ठीक है, कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, कुछ की इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। फॉर एग्जांपल अगर बात करें मेटल्स की, तो मेटल्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है, पर हम ताजमहल देखें, किसी ब्यूटीफुल प्लेस पे जा रहे हैं तो उनकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती। ठीक है, तो इकोनॉमिक वैल्यू नहीं होती बट उनकी खुद की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। तो ये जो है सब्सटेंस को रिसोर्सेस, उसका सब्सटेंस को रिसोर्सेस कौन बनाता है, उसकी यूटिलिटी, और उस दूसरा क्या है, उसकी वैल्यू। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। फिर आते हैं कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो सब्सटेंस को रिसोर्स बनाते हैं। फैक्टर क्या क्या है, तो पहला तो है टाइम, क्योंकि टाइम के साथ हमारे जो सब्सटेंस है वो धीरे धीरे रिसोर्स बनते हैं। फॉर एग्जांपल कोल, कोल क्या होता है, कोल एक मेटल है। ठीक है, जब भी हम देखते हैं तो कोल जो है अंदर नॉन मेटल है, कोल जो है अंदर बरी होता है किसी भी अर्थ सरफेस के, और उसके तो वो कोल यूटिलाइज नहीं होता। बट जब हम उस सब्सटेंस को यूज करेंगे, टाइम के साथ हम उसको निकालेंगे, हम उसको यूज करेंगे, तो हमारा जो कोल है वो भी हमारा रिसोर्स कहलाएगा। फिर दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है क्योंकि आपको किसी भी चीज को यूज करने के लिए टेक्नोलॉजी की बहुत जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल अगर विंड पावर आपको चाहिए तो आपको टरबाइन रन करने के लिए चाहिए, तो टरबाइन के लिए आपको कोई ना कोई टेक्नोलॉजी चाहिए। तो इसलिए आपको टेक्नोलॉजी भी बहुत जरूरी है। तो क्या फैक्टर्स हैं जो सब्सटेंस को चेंज करते हैं रिसोर्सेज में, तो पहला है टाइम, दूसरा है हमारा टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि सब्सटेंस रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो भी पीपल्स की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए यूज करते हैं हम, वो हमारे रिसोर्सेज होते हैं। अब रिसोर्सेज जो है, सब्सटेंस को रिसोर्सेज कैसे बनता है, उसकी यूटिलिटी के कारण और उसकी वैल्यू के कारण। फिर कौन से फैक्टर हैं जो सब्सटेंस को रिसोर्सेज बनाते हैं, तो वो कौन से फैक्टर है, टाइम एंड टेक्नोलॉजी। दीज आर द टू फैक्टर्स जो सब्सटेंस को हमारे रिसोर्स जो है बनाते हैं। फिर टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की अगर बात करें तो हमने रिसोर्सेज पढ़ लिया। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज भी होने चाहिए। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में जो है नेचुरल रिसोर्सेज आता है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज आता है एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आता है। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होता है, रिसोर्सेज जो हमको नेचर से ही मिले हो। ठीक है, हमको कोई भी ह्यूमन का इंटरफेरेंस नहीं है, नेचर से ही हमको मिले हो, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। अब नेचुरल रिसोर्सेज भी फर्दर बहुत सारे क्लासिफिकेशन में डिवाइडेड है, तो उस पर पहले हम ह्यूमन मेड रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पढ़ते हैं।
तो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं? जब भी पीपल नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करते हैं अपनी नीड को सेटिस्फाई करने के लिए, कोई ऐसी चीज बनाते हैं जो उनके लिए इजीली अवेलेबल हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल ह्यूमन जो है नेचुरल रिसोर्सेज को यूज करके, सीमेंट को यूज करके, कोल को यूज करके, स्टील को यूज करके बहुत सारी रोड्स, रेलवेज, व्हीकल्स, इन सब चीजों को बनाते हैं क्योंकि वो इजीली जो है अपनी लाइफ इजीली जी सके, तो उनको ह्यूमन मेड रिसोर्सेज बोलते हैं। फिर ह्यूमन रिसोर्सेज की अगर बात करें तो पीपल खुद की नॉलेज यूज करके बहुत सारे रिसोर्सेज और ज्यादा क्रिएट करते हैं, तो उनको हम ह्यूमन रिसोर्सेज बोलते हैं। तो इसके आगे जो है हम इसको मतलब पूरे तरह ब्रीफ में पढ़ेंगे, तो मतलब डिस्क्राइब करेंगे इसको इसके बाद। तो सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ते हैं। तो नेचुरल रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट और यूज की अगर बात करें तो एक्चुअल रिसोर्सेज होते हैं, पोटेंशियल रिसोर्सेज। ओरिजिन की बात करें तो अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड एंड ब्रॉडली कैटेगराइज्ड है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो सबसे पहले आते हैं नेचुरल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज अभी हमने बताया जैसे कि रिसोर्सेज जो है नेचर से मिलते हैं बिना किसी इंटरफेरेंस के, बिना किसी मॉडिफिकेशन के, तो उनको हम नेचुरल रिसोर्सेज बोलते हैं क्योंकि नेचुरल नाम से ही समझ में आ रहा है कि बिना ह्यूमन इंटरफेरेंस के नेचर से जो मिलते हैं, दैट इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। फॉर एग्जाम्पल एयर जो हो गई हमको अवेलेबल है, वाटर जो है रिवर्स में, सॉइल्स, मिनरल्स, ये हो गए हमारे नेचुरल रिसोर्सेज। अब ऑन द बेसिस ऑफ लेवल ऑफ डेवलपमेंट और यूज की अगर बात करें तो हमारे कौन कौन से रिसोर्सेज होते हैं? एक्चुअल resources and potential resources. So this is actual resources and that is potential resources. Okay, so actual resources की अगर बात करें, वो resources जिनकी हमको क्वांटिटी पता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो रिच डिपॉजिट जो है कोल हमारा कहाँ पे मिलता है? रुड रीजन जर्मनी में, वहां पे मिलता है। तो उसका हमको पता है कि यहाँ पे ये डिपॉजिट मिलेगा ही मिलेगा, तो उसकी क्वांटिटी हमको पता है कि हम कितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, कितना नहीं कर सकते। मतलब एक्चुअल रिसोर्सेज मतलब ये होता है कि हम प्रेजेंट टाइम पे हम उसको यूज कर सके। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोलियम इन वेस्ट एशिया, और डार्क सॉइल जो है, ब्लैक सॉइल जो है डेक्कन प्लेट्यू की महाराष्ट्र में, वो भी जो है एक्चुअल रिसोर्सेज है बिकॉज उसकी क्वांटिटी नोन है और वो हम प्रेजेंट फॉर्म में यूज कर सकते हैं। फिर पोटेंशियल रिसोर्सेज की अगर बात करें, पोटेंशियल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी हमको नहीं पता है और वो प्रेजेंट टाइम पे यूज नहीं किए जा सकते, वो हमको फ्यूचर में हम यूज कर सकते हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल रिसोर्स यूज्ड इन फ्यूचर, मतलब एग्जाम्पल कौन सा है? यूरेनियम जो है लद्दाख में, तो वो हम फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, अभी हमको नहीं पता है। और पोटेंशियल रिसोर्स जनरली इसलिए हम अब फ्यूचर में अभी नहीं यूज कर सकते बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम उसको अभी जो है एक्सट्रैक्ट कर सके। दैट्स वाई पोटेंशियल रिसोर्सेज मतलब पोटेंशियल, मतलब बाद में कभी हम यूज कर पाएंगे उसको। तो रिसोर्स यूज्ड इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल रिसोर्सेज। तो ये आपको समझ में आ गया एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज में डिफरेंस क्या है। नाउ लेट्स कम टू बेसिस ऑन देयर ओरिजिन की बात करें तो एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर। तो ये आपको डिफरेंस पता होगा, एबायोटिक क्या होते हैं, बायोटिक क्या होते हैं, बिकॉज मैंने ये एनवायरमेंट वाले सेक्शन जब इकोसिस्टम पढ़ाया था आपको, तो मैंने बताया था बायोटिक्स क्या होते हैं, एबायोटिक्स क्या होते हैं। तो एबायोटिक क्या होते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं, एंड बायोटिक क्या होते हैं? लिविंग विंग्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एबायोटिक की अगर बात करें तो सॉइल, रॉक्स, मिनरल्स जो हो गए, दीज आर द रिसोर्सेज विच आर एबायोटिक इन नेचर। और बायोटिक की बात करें तो प्लांट एंड एनिमल्स आर द रिसोर्सेज विच आर इन बायोटिक इन नेचर। ओके, तो ओरिजिन के हिसाब से हमारा एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर है। फिर अगर बात करें डिस्ट्रीब्यूशन की, बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्यूटस मतलब रिसोर्स जो हर जगह मिलता हो हमको, ठीक है, किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हमको नहीं मिले। फॉर एग्जांपल एयर हो गई, एयर जो है हमको हर जगह मिलती है, हम कहीं भी कंट्री में, कहीं भी वर्ल्ड में, कहीं भी अर्थ पे चले जाए तो हमको हवा, एयर तो मिलेगी ही मिलेगी। और दूसरा जो है डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे लोकलाइज्ड होता है, रिसोर्स जो सिर्फ सर्टेन प्लेसेस पे मिले। फॉर एग्जांपल कॉपर एंड आयरन ओर, जैसे कि कॉपर और आयरन ओर जो है हमारे सेंट्रल इंडिया में ही बस मिलता है, अपर रीजन में बहुत कम मिलता है या मिलता ही नहीं है। तो इसलिए लोकलाइज्ड मतलब लोकल से ही आपको वैल्यू समझ में आ रही है, लोकल वर्ड से ही आपको समझ में आना चाहिए कि लोकलाइज मतलब किसी सर्टेन प्लेसेस पे मिलना। तो बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में यूबिक्यूटस एंड लोकलाइज्ड। बट नेचुरल रिसोर्सेज अगर पूरी तरह हम देखा जाए तो ब्रॉडली हम इसको कैटेगराइज कर सकते हैं रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज। ओके, सो
लेट्स कम टू नो अबाउट रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यही सब चीज़ें जो है आपको बाद में यूज़ आएंगी. और इस चैप्टर्स को मैं आपको एक चीज़ और बता दे रही हूँ कि इस वाले ह्यूमन ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बिकॉज इसमें ऑप्शनल जो ज्योग्राफी ऑप्शनल वाले बच्चे हैं उनके लिए भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हैं जो आप और कहीं नहीं पढ़ते, मतलब जो आप बाद में पढ़ते हैं, बट अभी अगर आप पढ़ लेंगे, अगर आपका ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने का मन है, देन ये आपको बहुत बेनिफिशियल होगा, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें केस स्टडीज भी दी हैं एंड ऑल, और जो कि मैंने इंक्लूड भी किया है इसमें. तो ये सब आपको बहुत यूजफुल होने वाला है. बच्चे क्या करते हैं, फिजिकल ज्योग्राफी तो पढ़ के चले जाते हैं, बट ह्यूमन ज्योग्राफी कोई पढ़ता नहीं है. इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस डाल रही हूँ, इसलिए मैं उसको और अच्छे से पढ़ा रही हूँ कि आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़े और आपको याद भी चीज़ें अच्छे से हो जाए और समझ में आ जाए. सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको समझ में आना चाहिए. अगर आप ऐसे ही इंटरलिंक टॉपिक करके डायग्रामेटिक फॉर्म में अगर कोई भी चीज़ पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से याद होगी और लॉन्ग टर्म तक आपको याद रहेगी. सो लेट्स कम टू द टॉपिक. तो नेचुरल रिसोर्सेज जो है ब्रॉडली कैटेगराइज्ड हैं किसमें, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते क्या है, तो रिसोर्सेज जो कि रिन्यू हो सके और रिप्लेनिश हो सके क्विकली. मतलब अभी मान लीजिए कोई भी चीज़ खत्म हुई है तो वो तुरंत आ सके और तुरंत रिप्लेनिश हो सके, दैट इज कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. कुछ जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज, कुछ टाइप के जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं और ह्यूमन के एक्टिविटीज से अफेक्टेड नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी, बिकॉज सोलर एनर्जी इज अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बियॉन्ड जो है वो अवेलेबल नहीं है, मतलब बियॉन्ड जो है वो कम अवेलेबल है, बट उन रीजन्स में पूरी तरह अवेलेबल है. तो सोलर एनर्जी का जो है वो हमारा रिन्यूएबल रिसोर्सेज है, बिकॉज वो रिन्यू और रिप्लेनिश क्विकली होता है, जल्दी होता है. बट अगर हम केयरलेस यूज करेंगे इसका तो ये हमारे स्टॉक को इफेक्ट करेगा. ठीक है, तो इसलिए रिन्यूएबल एनर्जी इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर इंपॉर्टेंट. लेट्स कम टू नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल हैं. ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं अवेलेबल. फॉर एग्जांपल कोल हो गए, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो ये हमारे पास लिमिटेड है. क्योंकि हम इसको जितना मतलब जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उतना ही हम यूटिलाइज कर सकते हैं और जितना हमारे पास प्रेजेंट है हम उतना ही यूज कर सकते हैं, उसके बाद नहीं. इन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज उस टाइप के होते हैं कि इनको बहुत ज़्यादा ईयर्स लगते हैं रिप्लेनिश और रिन्यू करने के लिए. दैट्स वाई क्या होता है, कोल और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की जो है इतनी कमी होती है. इसलिए इंडिया जो है इम्पोर्ट करता है. इंडिया के पास है नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम एंड कोल, बट उनको इम्पोर्ट करना पड़ता है बिकॉज कि यहाँ की डोमेस्टिक डिमांड भी कंप्लीट हो सके और जो है ज़्यादा हमारा एक्सप्लॉइट ना हो सके. तो इन सबको बहुत टाइम लगता है. वंस द स्टॉक एग्जॉस्टेड इट टेक्स 1000 ऑफ ईयर्स टू रिन्यूड एंड रिप्लेनिश. तो ये समझ में आ गया आपको नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्सेज. आई होप आपको क्लियर हो गया होगा. एक बार मैं और बता दे रही हूँ. रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो होते हैं जो रिप्लेनिश और रिन्यू क्विकली हो सके, मतलब जल्दी से हो सके. फॉर एग्जाम्पल सोलर एंड विंड एनर्जी. बट नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स जो है वो बहुत टाइम लेते हैं रिप्लेनिश और रिन्यू होने के लिए. दैट्स वाई जो है ये लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल होते हैं. फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, तो दीज आर नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. अब स्टॉक क्या होता है, मैंने स्टॉक आपको बता दे रही हूँ. स्टॉक क्या होता है, अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज, कि कितना अमाउंट हमारे पास रिसोर्स है जो कि हमारे यूज के लिए अवेलेबल है, दैट इज कॉल्ड स्टॉक. ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेज आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, ब्रॉडली रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. नाउ लेट्स कम टू अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस पे डिपेंड करता है नेचुरल रिसोर्सेज का. तो नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. तो फिजिकल फैक्टर्स, फिजिकल ज्योग्राफी आपने पढ़ा है, तो फिजिकल फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं. ऑब्वियसली टेरेन हो सकता है कि किस टाइप का प्लेन एरिया है, माउंटेन एरिया है, प्लाटू है, या फिर क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, वार्म है, मॉडरेट क्लाइमेट है. फिर एल्टीट्यूड की माउंटेन में कितना एल्टीट्यूड पे है एरिया, तो डिफर ऑन द अर्थ. ये सब चीज़ें जो है अर्थ पे ही डिफर करती है. बिकॉज आपने देखा होगा जब मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में पढ़ाया था कि जो अर्थ है हमारा वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है अर्थ में. मतलब कुछ लैंड हमारा प्लेटू है, कुछ लैंड हमारा माउंटेन्स है, तो बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस है. दैट्स वाई हमको जो है हमारे फिजिकल फैक्टर्स भी उसके अकॉर्डिंग डिफर करते हैं. ओके, सो नेचुरल रिसोर्सेज जो है फिजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड, तो इन सब पे डिपेंड करता है. नाउ लेट्स कम टू द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. ह्यूमन मेड रिसोर्सेज समटाइम्स मैंने आपको पहले भी बता दिया है ये, एक बार अभी फिर से रिवाइज कर लेते हैं. समटाइम्स हम देखते हैं नेचुरल रिसोर्सेज जो है
वो सिर्फ रिसोर्सेज तभी बनता है जब उसका ओरिजिनल फॉर्म चेंज किया जाए। फॉर एग्जांपल आयरन ओर को जो है वो रिसोर्स नहीं है, बट पीपल जब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो एज अ रिसोर्स की तरह काम करता है। तो व्हेन पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग, रोड्स एंड मशीनरी, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। तो एग्जाम्पल हो गई हमारी टेक्नोलॉजी हम यूज करके चीज़ों को हम जो है अपने लिए यूजफुल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। नाउ लेट्स कम टू ह्यूमन रिसोर्सेज। जब पीपल अपनी नॉलेज, स्किल, टेक्नोलॉजी इन सबको यूज करके नेचर की जो भी चीजें हैं उनको बेस्ट रिसोर्स बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। फॉर एग्जांपल एजुकेशन एंड हेल्थ इज अ ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स एंड नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स आर डिवाइडेड इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या होता है? अगर हम पीपल के स्किल को इंक्रीज कर रहे हो सो दैट वो इतने एजुकेटेड हो चुके हों, या फिर वो अपने स्किल्स का यूटिलाइजेशन करके एक बहुत अच्छा रिसोर्स बनाए, दैट इज कॉल्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब रिसोर्स को हमने पढ़ लिया, रिसोर्स होते क्या है, रिसोर्स कितने टाइप के होते हैं, रिसोर्स सब्सटेंस को रिसोर्स कौन बनाता है। अब आते हैं हम उन रिसोर्सेज को कंजर्व कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो कंजर्वेशन जो है दो वेज में कर सकते हैं। पहला तो है रिसोर्स कंजर्वेशन, दूसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो रिसोर्स कंजर्वेशन मतलब हम रिसोर्स को केयरफुली यूज करें, ठीक है, उनको टाइम दे कि वो रिन्यू हो पाए, तो दैट इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। ओके, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें कि रिसोर्स को हम ऐसे यूटिलाइज करें कि हमारी फ्यूचर जनरेशन जो है वो भी रिसोर्स को यूज कर पाए, और हम हमारी जो रिसोर्सेज है उनको कंजर्व कर पाए हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए, दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ओके, तो आप मुझे एक चीज जरूर बताइएगा, एजेंडा 21 जो है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बेस्ड है, वो कौन से ईयर में आया था, ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू कुछ प्रिंसिपल्स जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, वो क्या है। तो सबसे पहले रिस्पेक्ट और केयर करना है आपको हर फॉर्म्स ऑफ लाइफ का। फॉर एग्जांपल एयर हो गए, वाटर हो गए, हमारे ह्यूमंस हो गए, एनिमल्स हो गए, सबको ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। अर्थ की वाइटैलिटी और डाइवर्सिटी को हमको प्रिजर्व करके रखना है कि हमारी जो डाइवर्सिटी है, यहाँ पे अलग पीपल्स है, यहाँ पे अलग स्पीशीज मिलती है, वहाँ पे अलग, तो इन सबको हमको प्रोटेक्ट करके रखना है। हमको नेचुरल रिसोर्सेज जो है हमारे नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल रिसोर्स, उनको डिप्लीट होने से बचाना है। और हमको हमारा पर्सनल एटीट्यूड जो है एनवायरनमेंट की तरफ, हमको उसको भी चेंज करना है। जैसे कि अभी हम देखते हैं कि हम एनवायरनमेंट डे मनाते हैं 5 जून को, एंड हम ट्रीज भी प्लांट करते हैं, तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिटीज़ को अवेयर कराना है कि वो केयर करे खुद, मतलब जैसे एक कम्युनिटी में कोई मतलब बहुत सारे ग्रुप्स ऑफ पीपल्स रहते हैं, तो वो जो है एज अ कम्युनिटी जो है वर्क करें एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए, तो वो जो है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए वो प्रोटेक्ट हो पाएगा। सो दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट चैप्टर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मेक सब्सटेंस एज अ रिसोर्सेज। ऑब्वियसली क्वांटिटी, अभी हमने पढ़ा कि दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, पहली उसकी वैल्यू, दूसरी उसकी यूटिलिटी क्या है। तो इन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है हमारा सब्सटेंस एज अ रिसोर्स तब बनता है, क्वांटिटी पे नहीं डिपेंड करता। विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ऑब्वियसली ट्रॉपिकल फॉरेस्ट नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज, स्प्रिंग वाटर भी नहीं होगा बिकॉज इट इज़ अ नेचुरल रिसोर्सेज, एंड मेडिसिन टू ट्रीट कैंसर इज़ अ ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, क्योंकि ह्यूमन जो है मेडिसिन बनाते हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। फिर आते हैं कंप्लीट बायोटिक रिसोर्सेज क्या क्या होते हैं। तो बायोटिक रिसोर्सेज कहाँ से डिराइव होते हैं, लिविंग थिंग्स से डिराइव होते हैं। ओके, so this is the end of first chapter. Now let's come to the second chapter. Second chapter is land, soil, water, natural vegetation and wildlife. So there are 5 topics in this chapter. So आप उसको अच्छे से पढ़िए, मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लैंड। ओके, तो लैंड एंड ओशियंस हमने पढ़ा किसके पार्ट है, लिथोस्फेयर के पार्ट है। ओके, सो लैंड क्या है, लैंड जो है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेस है, बिकॉज लैंड नहीं होगा तो जनरली ह्यूमंस एज अ ह्यूमंस वी कैन नॉट सर्वाइव, बिकॉज ओशियंस में हम इतना सर्वाइव नहीं कर सकते। स्पीशीज तो सर्वाइव कर लेंगे बट ह्यूमंस एज अ ह्यूमन वी कैन सर्वाइव। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है नेचुरल रिसोर्सेज का वो क्या है, हमारा लैंड है। ये कितना कवर करता है, ओनली अबाउट 30% ऑफ टोटल एरिया ऑफ अर्थ सरफेस। ओके, कितना कवर करता है, 30% of total area of Earth's surface on all parts of the small
ऑल पार्ट्स ऑफ दिस स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेबल। ठीक है, तो 30% जो है हमारा टोटल लैंड एरिया का अर्थ लैंड एरिया है, बट सारा पार्ट्स जो है अर्थ का वो हमारा हैबिटेबल नहीं है, क्योंकि अर्थ में जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो अनइवन है, इसलिए कुछ पार्ट्स जो है स्पार्सली पॉपुलेटेड है, कुछ पार्ट्स जो है और कुछ पार्ट्स जो है वो बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड है। ठीक है, तो क्यों इतना अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है हमारे पॉपुलेशन का? इसलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है बिकॉज कैरेक्टरिस्टिक्स जो है लैंड और क्लाइमेट की वो भी डिफर करती है हमारे लैंड में, इसके कारण जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जो है अनइवन है पूरे पॉपुलेशन का। तो ये याद कर लीजिए। इसी टाइप से आपको डायग्राम बना के अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे देन यू विल फाइंड, मतलब आपको सारी चीज़ें बनेंगी और आपको किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर आपको ये पीडीएफ वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो देन आप एस्पिरेंट्स वाले चैनल पे ज़रूर बताइए, अगर क्योंकि आप लोग, मुझे नहीं लगता आप लोग लेक्चर देख रहे हैं, बिकॉज अभी तक मेरा फर्स्ट लेक्चर डला है, वो थोड़ा सा वीडियो गलत डल गया है, बट उसमें आप लोगों ने कोई ने डिफाइन नहीं की, तो इसलिए उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि ये बहुत यूज़फुल है। अभी आप आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, सो क्या होता है कि हाँ, अभी मैंने क्या बताया कि लैंड जो है 30% टोटल एरिया जो है अर्थ सरफेस का वो लैंड है हमारा, और कुछ पार्ट्स जो है हैबिटेबल नहीं है। क्यों हैबिटेबल नहीं है? बिकॉज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का। अब अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन पॉपुलेशन का क्यों है? बिकॉज ऑफ वेरिड कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ लैंड और क्लाइमेट। क्या क्या वेरिएशन है लैंड और क्लाइमेट में? तो पहला वेरिएशन है उसकी टोपोग्राफी, क्या वो प्लेन एरिया है, क्या वो माउंटेन एरिया है। ठीक है, रग्ड टोपोग्राफी, स्टीप स्लोप्स है, माउंटेन एरिया में अगर स्टीप स्लोप्स है तो वहाँ पे कोई भी नहीं रहेगा, बिकॉज वहाँ पे जो भी घर बनेंगे वो टूट के नीचे आ जाएंगे। लो लाइंग एरिया ससेप्टेबल टू फ्लडिंग, ऑब्वियसली अगर आप बहुत सारा नीचे माउंटेन के नीचे वाले एरिया में रह रहे हैं, मतलब माउंटेन के फुटहिल्स पे रह रहे हैं, तो वहाँ भी फ्लडिंग के बहुत बड़े चांसेस है, बिकॉज रिवर अगर आ रही है तो वहाँ पे अगर रिवर ओवरलोड हो गई देन आपके जो एरियाज हैं उन एरियाज को, लोअर लाइंग एरियाज को फ्लड कर देगी, मतलब वहाँ से बहा देगी। डेजर्ट एरियाज और थिक फॉरेस्ट एरियाज भी लोग अवॉइड करते हैं, बिकॉज डेजर्ट एरियाज में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, एक्सट्रीम क्लाइमेट होता है, जिसके कारण वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो जाती है। और थिक फॉरेस्ट एरियाज में भी लोग नहीं रहते हैं, बिकॉज ऑफ वो फॉरेस्ट है, वहाँ पे सनलाइट भी ज़्यादा नहीं पहुँच पाती। तो इसके कारण जो है हमारी जो पॉपुलेशन है स्पार्शली पॉपुलेटेड है और अनइनहेबिटेड है। बट लैंड जो एग्रीकल्चर के लिए बहुत सूटेबल है वो एरियाज जो है हमारे डेंसली पॉपुलेटेड हैं पूरे वर्ल्ड में। फॉर एग्जाम्पल गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। ठीक है, ये जो एरिया है हमारा बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोग रहते हैं, बिकॉज ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे बहुत सूटेबल है। और एग्रीकल्चर क्यों सूटेबल है? बिकॉज यहाँ पे तराई बेल्ट वाला रीजन है। ओके, ये सब आगे क्लास में पढ़ेंगे ज़रूर। सो लैंड हो गया। देन नाउ लेट्स कम टू लैंड यूज़। ठीक है, अब लैंड यूज़ क्या होता है? लैंड को हम यूज़ कैसे कर सकते हैं? तो लैंड जो है वो डिफरेंट पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, सच एज एग्रीकल्चर हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, माइनिंग हो गया, बिल्डिंग हाउसेस हो गया, रोड्स हो गया, एक्सेट्रा। ये जो है कॉमनली इन सबको मिला के जो टर्म यूज़ किया जाता है दैट इज कॉल्ड लैंड यूज़। अब लैंड का यूज़ जो है कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि हम इस लैंड को कैसे किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं? तो वो जो है बहुत सारे फैक्टर्स से डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टोपोग्राफी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। ठीक है, तो दीज आर द फैक्टर्स विच की लैंड हम यूज़ कर सकते हैं, या टोपोग्राफी कैसी है वहाँ की, सॉइल कैसी है। फॉर एग्जाम्पल हमको एज अ पर्सन वहाँ रहना है तो हम उसका टोपोग्राफी देखेंगे, प्लेन एरिया है या वो है। सॉइल कैसी है, फर्टाइल है या नहीं है फर्टाइल, क्योंकि एग्रीकल्चर पॉसिबल हो सकता है या नहीं हो सकता। क्लाइमेट कैसा है, हॉट है, ज़्यादा हॉट है, वार्म है, मॉडरेट क्लाइमेट है। मिनरल्स कौन कौन से हैं जो इंडस्ट्रीज़ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं? फॉर एग्जांपल कोल होना चाहिए, पेट्रोलियम होना चाहिए, तो और वाटर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, बिकॉज फ्रेश वाटर भी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, बट कुछ ह्यूमन फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल टेक्नोलॉजी हो गई और पॉपुलेशन हो गई। तो लैंड यूज़ जो है इन फैक्टर से डिटरमाइन किया जा सकता है। अब लैंड जो है वो दो पार्ट में क्लासिफाइड किया जा सकता है। पहला है प्राइवेट लैंड, दूसरा है कम्युनिटी लैंड। तो प्राइवेट लैंड क्या होता है? जो कि इंडिविजुअल ओन करते हैं, इंडिविजुअल का खुद का लैंड जो होता है दैट इज कॉल्ड प्राइवेट लैंड। और कम्युनिटी लैंड अगर बात करें तो कम्युनिटी लैंड एज अ कम्युनिटी, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी जब होल्ड करते हैं फॉर फॉडर, फ्रूट्स एक्सेट्रा के लिए, तो उनको कम्युनिटी लैंड बोलते हैं। अब आते हैं अब कुछ नोट मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। एक क्वेश्चन आया था आई थिंक कल्चरल चेंजेस का,
2019 में आया था मेंस में या किसी में आया था, मुझे मतलब एग्जैक्टली याद नहीं है। तो उस क्वेश्चन में पूछा था कल्चरल चेंजेस सोसाइटी में कैसे कैसे हो रहे हैं। तो एक आपका जोग्राफिकल एस्पेक्ट भी होना चाहिए क्वेश्चन में, और जोग्राफिकल जब एक्सपेक्ट देते हो आप क्वेश्चन आंसर्स में तो वो आपको बहुत बेनिफिट होता है। तो इसमें भी मैंने वो पॉइंट जोड़ा है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वाला जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये ज़रूर आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो डिमांड क्या हो रहा है अभी फ़िलहाल अगर बात करें, सॉरी, हाँ, तो नोट डिमांड जो है पीपल की और पॉपुलेशन की, जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है वैसे वैसे डिमांड जो है पीपल की किसी भी रिसोर्स के लिए वो भी ग्रो हो रही है धीरे धीरे। बट लैंड जो है हमारा वो लिमिटेड है। अभी आपने देखा होगा लैंड कंसोलिडेशन का टॉपिक चल रहा था मतलब न्यूज़ में। तो लैंड कंसोलिडेट क्यों कर रहे हैं? बिकॉज लैंड जो है फ्रेगमेंट हो चुका है, किसी के पास थोड़ा सा लैंड है, किसी के पास और थोड़ा सा लैंड है। तो उन सबको जोड़ के हमको एक लैंड कंसोलिडेट करके कोई भी चीज़ को ग्रो करना वो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा एज कंपैरिजन टू कि लैंड को हम फ्रेगमेंटेड करते हैं, ठीक है। तो डिमांड जो है पीपल पॉपुलेशन ग्रो हो रही है जिसके कारण हमारे डिमांड्स जो हैं वो भी ग्रो हो रहे हैं, और लैंड जो है बट हमारे पास लैंड जो है लिमिटेड है। तो क्या हो रहा है? एनक्रोचमेंट हो रहा है, लैंड का स्टार्ट हो गया है, ठीक है, एनक्रोचमेंट स्टार्ट हो गया है लैंड का। अब उसके कारण क्या हो रहा है? जैसे ही आप लैंड छीनोगे तो लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है ऑब्वियसली। कैसे? लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है, लोग डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, सॉइल इरोड हो रहा है डिफॉरेस्टेशन के कारण, क्योंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जीरो हो जाती है तो सॉइल जो है इरोड हो रहा है, जिसके कारण लैंडस्लाइड्स भी हो रहे हैं। तो लैंड यूज पैटर्न चेंज हो रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है? हमारे कल्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं सोसाइटी में। कल्चरल चेंजेस एज इन कैसे कल्चरल चेंजेस आ रहे हैं? क्योंकि हमारे जो पहले की जनरेशन थी जो कि लैंड कंसोलिडेशन और इन सब पे बिलीव करती थी, लोगों के सोसाइटल बिहेवियर चेंजेस थे, जो एग्रीकल्चर परफॉर्म कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर करते थे, इंडस्ट्रीज जो लगा रहे हैं इंडस्ट्रीज लगाते थे, बट वो उसके कारण क्या हो रहा है? हमारी कल्चरल चेंजेस भी आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है। तो दिस इज द क्वेश्चन जो कि आया था। इसका एक पार्ट आप जोग्राफिकल पार्ट भी दे सकते हो उस आंसर्स उस क्वेश्चन के आंसर में, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको हाईलाइट कर दिया है। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू कंजर्वेशन। अब हमने पढ़ लिया कि कैसे डिग्रेडेशन हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। अब लैंड रिसोर्सेज का कंजर्वेशन कैसे करेंगे? तो ग्रोइंग पॉपुलेशन और डिमांड ग्रो हो रही है जिसके कारण लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन हो रहा है फॉरेस्ट कवर का, ठीक है। उसको अब हम उसके कारण क्या हो रहा है? हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्स है हम उनको लूज कर रहे हैं। तो इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं, मतलब इसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं? बाई एफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगाएं। लैंड रिक्लेमेशन कर सकते हैं, ठीक है। लैंड रिक्लेमेशन मतलब लैंड को उस तरह से फिर से उसी तरह का बनाना कि लैंड जो है रिसाइकल, मतलब एज एन स्मॉल शॉर्ट वर्ड में आपको बता दूँ, रिसाइकल। केमिकल पेस्टिसाइड्स जो हम फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उनको रेगुलेट कर सकते हैं, उनको ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल जो केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका जो टारगेट है, उनका जो आई थिंक हमको 4:2:1 करना है। नाइट्रोजन N:2P:K का जो वो है 4:2:1 करना है, बट हम उससे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं 6.5 समथिंग, 6.5 और ये सब करके यूज़ कर रहे हैं। और ओवर ग्रेसिंग पे हमको चेक करना है। तो दिस इज द कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। नाउ लेट्स कम टू द सॉइल। तो आई होप आपको पता समझ में आ गया होगा कि लैंड क्या होता है, लैंड यूज पैटर्न कैसे चेंज होता है, डिमांड मतलब हमारा लैंड जो है डिग्रेड कैसे हो रहा है, एंड देन कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड टॉपिक दैट इज सॉइल। तो सॉइल की अगर बात करें तो थिन लेयर जो होता है, सॉइल होता क्या है? तो थिन लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की, जो कि अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस में, मतलब अपर मोस्ट पार्ट जो है अर्थ सरफेस का वहाँ पे होती है, तो दैट इज कॉल्ड सॉइल। ये जो है किससे किससे बनी होती है? तो ऑर्गेनिक मैटर से, मिनरल से, और वीदर्ड रॉक जो होते हैं अर्थ पे मिलते हैं उनसे बनी हो सकती है, ठीक है। तो आई होप आपको पता होगा वेदरिंग क्या होता है, जो कि मैंने पिछली क्लास में बताया था। वेदरिंग मतलब ऑन साइट मैकेनिज्म कि ऑन साइट मैकेनिज्म मतलब ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, दैट इज कॉल्ड वेदरिंग, ठीक है। वेदरिंग में ना तो ट्रांसपोर्टेशन होता है, ना ही इरोजन होता है, ना ही डिपोजिशन होता है। वेदरिंग में सिर्फ क्या होता है? रॉक्स जो है ब्रेक होते हैं, उसके बाद सॉइल इरोड होती है, ठीक है। तो ये जो हमारा सॉइल है वो किससे किससे बना है? ऑर्गेनिक मैटर से बना है, मिनरल से बना है, और वीदर्ड रॉक से बना है, जो कि अर्थ सरफेस में मिलते हैं। अब लैंडफॉर्म्स, अब जो सॉइल है वो किस पे डिपेंड करता है? तो हमारा किस टाइप का लैंडफॉर्म है उस पर डिपेंड करता है। तो ये जो है जनरली सॉइल जो है मिक्सचर होता है किसका? मिनरल्स का और ऑर्गेनिक मैटर का, जो कि सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। नाउ लेट्स कम टू फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। तो फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन अगर बात करें तो 5 फैक्टर्स हैं सॉइल फॉर्मेशन के, ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। पहला है पैरेंट रॉक, दूसरा है रिलीफ, तीसरा है फ्लोरा फौना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, फोर्थ है टाइम, एंड
फिफ्थ है क्लाइमेट। तो पेरेंट रॉक की बात करें तो पेरेंट रॉक जो होता है सबसे पहला रॉक, मतलब पेरेंट मतलब आपको पता चल गया होगा, पहला रॉक जो होता है जो पहले एरोड होके वहाँ पे डिपॉजिट होता है सॉइल में, तो दैट इज कॉल्ड पेरेंट रॉक। और पेरेंट रॉक क्या डिटरमाइन करता है, हमारा कलर डिटरमाइन करता है, टेक्सचर डिटरमाइन करता है, केमिकल प्रॉपर्टीज, परमिएबिलिटी और कंटेंट डिटरमाइन करता है हमारे सॉइल का, सॉइल की कैसा है सॉइल, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे पेरेंट रॉक, ये जो है पत्थर्स ग्रैनुअल्स बने हैं, दैट इज कॉल्ड पेरेंट रॉक। फिर रिलीफ की अगर बात करें तो एल्टीट्यूड और स्लोप जो है डिटरमाइन करता है कि कितना सॉइल एक्यूमुलेट हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर माउंटेन एरियाज की बात करें तो माउंटेन एरियाज के जो फुटिल्स हैं वहाँ पे जो है जितना भी वहाँ पे ऊपर से सॉइल एरोड होके आएगा और नीचे जो है एक्यूमुलेट होगा, तो एल्टीट्यूड पे भी डिपेंड करता है, स्लोप पे भी डिपेंड करता है। फिर फ्लोरा फोना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ह्यूमस फॉर्मेशन के लिए इफेक्ट करते हैं, बिकॉज आपको पता होगा जब भी प्लांट लीव्स जो है शेड करती हैं अपने लीव्स को, तो हमारे जो है हमारा जो है वहाँ पे ह्यूमस ईजिली अवेलेबल होता है, क्योंकि सॉइल के लिए ह्यूमस की बहुत ज़रूरत होती है। फिर टाइम की अगर बात करें तो टाइम जो है इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज वो सॉइल की थिकनेस बताता है, जितना ज़्यादा टाइम होगा सॉइल को इरोड होने के लिए और डिपोजिशन के लिए उतना ज़्यादा सॉइल हमारा थिक होगा उस एरिया पे। फिर क्लाइमेट की अगर बात करें तो टेम्परेचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने बताया था वेदरिंग को इफेक्ट करने के लिए टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो हमारे रॉक्स जो है ज़्यादा ब्रेक होंगे, बिकॉज उनका एक्सपेंशन ज़्यादा होगा और कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा। तो क्लाइमेट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कि उस पर भी रॉक फॉर्मेशन डिपेंड करता है, ठीक है। तो दिस इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉइल फॉर्मेशन। पहला हो गया पेरेंट रॉक, दूसरा हो गया रिलीफ, तीसरा हो गया फ्लोरा फोना, फोर्थ हो गया टाइम एंड फिफ्थ हो गया क्लाइमेट। तो दीज आर द 5 फैक्टर्स विच ऑन विच रॉक्स फॉर्मेशन इज सॉइल फॉर्मेशन इज डिपेंड। फिर आते हैं डिग्रेडेशन कैसे होता है सॉइल का और कंजर्वेशन मेजर्स। तो फैक्टर्स जो सॉइल डिग्रेडेशन हो जैसे होता है, तो सबसे पहला है डिफॉरेस्टेशन, जिसके कारण सॉइल इरोजन और डिप्लीशन होता है। ओवर ग्रेजिंग होगा, केमिकल फर्टिलाइजर्स हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, रेन वॉश हो गया, लैंडस्लाइड एंड फ्लड्स। तो दीज आर द डिग्रेडेशन इसी तरह जो है सॉइल का होता है, जैसे हमने लैंड का बताया। अब कंजर्वेशन की बात करें तो सॉइल कंजर्वेशन के लिए बहुत सारे मेथड हैं जो यूज़ किए जाते हैं, मतलब हर जगह अलग अलग। तो सबसे पहला आता है मल्चिंग, ठीक है। तो मल्चिंग का मतलब होता है, मल्चिंग जैसे कि हमारा ग्राउंड है, ठीक है, वहाँ पे जो भी प्लांट है, जहाँ पे मतलब प्लांट है, मतलब फॉर एग्जांपल लेयर बाय लेयर प्लांट लगे हैं, यहाँ पे मैं डायग्राम बना के, दिस इज़ द ग्राउंड, ठीक है। यहाँ पे जो है हमारा प्लांट लगा है, ठीक है, ये प्लांट हो गए। तो जो एरिया बेयर है दिस एरिया में, इस एरिया में हम ऑर्गेनिक मैटर को वो करेंगे, बिछा देंगे, मतलब ऑर्गेनिक मैटर को ऑर्गेनिक मैटर से कवर कर देंगे लाइक स्ट्रॉ। और तो उसके कारण क्या होगा कि हमको वो सॉइल मॉइस्चर को रिटेन करने में हेल्प करेगा, क्योंकि वहाँ पे डिकम्पोजर्स ज़्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण हमें हेल्पफुल होगा। फिर कॉन्टोर वेरियर्स की अगर बात करें तो स्टोन, ग्रासेस, सॉइल्स जो हैं वो हम बिल्ड करेंगे बैरियर्स अलॉन्ग द कंटोर्स के अलॉन्ग जो है बैरियर्स बनाएंगे, और उसमें जो है हम स्टोन्स और ग्रेवल्स वगैरह डाल देंगे, जिसके कारण क्या है हमारा जो वाटर जो है पहले ईजिली फ्लो हो पा रहा था, तो वहाँ पे वाटर रिटेन हो पाएगा, वहाँ पे वाटर जो है रुक जाएगा, तो हमारे ट्रीज जो है बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। तो दिस इज काउंटर बैरियर्स। फिर आते हैं रॉक डैम। रॉक डैम का मतलब होता है कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि रॉक्स जो है हम उनको बहुत सारे छोटे छोटे रॉक्स को हम इकट्ठा कर देंगे, और जिसके कारण जो है वाटर की जो कैपेसिटी है फ्लो होने की वो हम उसको रोक पाएंगे, और इसके कारण क्या होगा गलीज और सॉइल लॉस जो है वो भी कम होगा। फिर आते हैं टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग जो है स्टीप स्लोप्स में हम देखते हैं, ठीक है। टेरेस फार्मिंग जब आप माउंटेन एरियाज में जाएंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे स्टीप स्लोप्स में, तो फ्लैट सरफेस जो स्टीप स्लोप्स में हम टेरेस फार्मिंग करेंगे कि स्टेयर्स वाले केस में ऐसे टाइप का बना देंगे, जिसके कारण जो है फ्लैट सरफेस अवेलेबल होगा क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, तो वाटर जो है कम रन ऑफ होगा और सॉइल इरोजन भी कम होगा। फिर इंटर क्रॉपिंग की बात करें तो डिफरेंट क्रॉप्स जो है हम डिफरेंट ऑल्टरनेट रोज और कॉलम्स में हम ग्रो करेंगे डिफरेंट क्रॉप्स को एट डिफरेंट टाइम्स, जिसके कारण हमारा रेन वॉश कम होगा और हमारी सॉइल की फर्टिलिटी भी इंक्रीज होगी। फिर काउंटर प्लफिंग की बात करें तो प्लफिंग जब हम पैरेलल टू काउंटर्स करते हैं ऑन द हिल स्लोप्स टू फॉर्म नेचुरल बैरियर फॉर्म करने के लिए, वाटर को रिटेन करने के लिए, डाउन मतलब वाटर का जो मूवमेंट है उसको स्लो करने के लिए डाउन द स्लोप, तो उसके लिए काउंटर प्लफिंग बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए जैसे कि ये डायग्राम बना है, तो ये काउंटर प्लफिंग हमने बना दी, जिसके कारण वाटर जो है कम धीरे फ्लो होगा। फिर आते हैं शेल्टर बेल्ट्स। तो कोस्टल और ड्राई रीजन और ड्राई रीजन में हम ट्रीज के रोज लगाते हैं,
प्लांट करते हैं कि जो भी विंड का मूवमेंट है वो ज़्यादा हमारे सॉइल को, मतलब क्या होता है कि डेजर्ट एरियाज़ में जब हमारी विंड बहुत तेज़ मूव करती है, मूव होने के कारण विंड जो है ज़्यादा तेज़ मूव होने के कारण जो है वो सॉइल को नीचे से उठाती है और उसको भी इरोड करती है। तो इसके कारण जो है हम ट्रीज़ को प्लांट करते हैं कि हमारा सॉइल जो है इरोड ना हो सके, सॉइल कवर बना रहे। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम शेल्टर बेल्ट्स बनाते हैं डेजर्ट और ड्राई रीजन्स में। ओके, सो दिस इज द सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल होता क्या है, सॉइल के डिग्रेडेशन कैसे होता है, एंड सॉइल कंजर्वेशन। नाउ लेट्स कम टू द वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स। तो वाटर जो है ये भी हमारा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज से, याद कर लीजिए वाटर क्या है, हमारा रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेज है। 3/4 जो है अर्थ सरफेस का वो हमारा वाटर से कवर्ड है, इसलिए हम उसको वाटर प्लैनेट भी बोलते हैं। एज वी नो इन अर्लियर क्लास में मैंने आपको बताया था कि 97.3% जो है हमारा सलाइन वाटर है और 2.7% जो है हमारा फ्रेश वाटर है। और उसमें से भी अगर बात करें तो 70% जो है वो आइस शीट और ग्लेशियर्स में है, अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड के, और 1% फ्रेश वाटर अवेलेबल है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए। ठीक है, तो फ्रेश वाटर जो है हमारा मोस्ट प्रीशियस सब्सटेंस है अर्थ पे, और वाटर जो है ना ही क्रिएट किया जाता, ना ही ऐड किया जाता, ना ही सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं हम अर्थ से। ठीक है, तो वाटर जितना है उसका टोटल वॉल्यूम हमेशा ही कांस्टेंट रहता है। ठीक है, बट इसका अबेंडेंस जो है वो हमको कहीं कहीं पोजीशन पे ही मतलब इसका अबेंडेंस जो है वो हमेशा वेरी करता रहता है। क्यों बिकॉज ऑफ वाटर साइकिल, क्योंकि वाटर साइकिल मतलब उनका कांस्टेंट मूवमेंट होता रहता है। अब ह्यूमन जो है यूज़ करते हैं वाटर ना सिर्फ ड्रिंकिंग और उसके लिए, बट ऑल्सो फॉर प्रोटेक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज वगैरह में भी यूज़ होता है वाटर। अब प्रॉब्लम्स क्या है वाटर अवेलेबिलिटी की, तो सबसे पहला स्कैरेसिटी ऑफ वाटर जो है बहुत रीजन्स में है वर्ल्ड के, जैसे कि अफ्रीका, वेस्ट एशिया, साउथ एशिया, वेस्ट यूएसए, नॉर्थ वेस्ट मैक्सिको, साउथ अमेरिका एंड ऑस्ट्रेलिया। वाटर शॉर्टेज जो है कॉन्सिक्वेंस किसका है, सीजनल और हमारे एनुअल प्रेसिपिटेशन के कारण जो है हमारा वाटर शॉर्टेज होता है। स्कैरिसिटी जो है वो हमारा ओवर एक्सप्लॉयटेशन और कंटामिनेशन की वजह से है, बिकॉज जो ड्रिंकिंग वाटर जो हम पीते हैं, रिवर्स से जो भी पानी आते हैं, वो हमारा पॉल्यूटेड होने के कारण जो है वाटर की स्कैरिसिटी हमारी बढ़ती जा रही है। फिर कंजर्वेशन की अगर बात करें तो वाटर हार्वेस्टिंग, ग्राउंड वाटर को हमको रिप्लेनिश करना। ठीक है, कैनाल्स जो हैं जैसे हम इरिगेट करते हैं उनको प्रॉपरली लाइंड अप करना, स्प्रिंकलर इरिगेशन यूज़ करना और ड्रिप इरिगेशन यूज़ करना इन डेजर्ट एरियाज। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज ऐसे। तो वाटर इज़ नॉट इतना छोटा सा टॉपिक था, दैट्स वाई इसको मैंने जल्दी से खत्म कर दिया है। नाउ लेट्स कम टू द नेचुरल वेजिटेशन। ओके, सो नेचुरल वेजिटेशन मैंने आपको बताया है जो नेचर में आकर करे विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस, दैट इज कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन में मैंने आपको ये भी बताया था कि बायोस्फीयर जो है एक जोन होता है, नैरो जोन होता है बिटवीन द लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। और बायोस्फीयर की बात करें तो अगर बायोस्फीयर की बात करें तो लिविंग बिंग्स जो है वो खुद पे भी डिपेंड होते हैं और एनवायरमेंट पे डिपेंड होते हैं, दैट इज कॉल्ड इकोसिस्टम। ओके, तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ क्या है, आर वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। ठीक है, क्या है वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं। बट प्लांट जो है हमको क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, टिम्बर हो गए, शेल्टर टू एनिमल्स, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, सॉइल को प्रोटेक्ट करते हैं, शेल्टर बेड्स प्रोवाइड करते हैं, ग्राउंड वाटर शॉर्टेज को रोकते हैं, और हमको फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी प्रोवाइड करते हैं। और वाइल्ड लाइफ जो है एनिमल, बर्ड्स, इंसेक्ट्स हो गए, ये हमको मिल्क, मीट, ठीक है, वूल, हनी, ये सब जो है प्रोवाइड करते हैं और हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में फ्लावर्स की। वल्चर जो है वो वल्चर एक टाइप का वर्ड है जो कि हमको एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए कंसीडर्ड एज क्लींजर ऑफ एनवायरनमेंट, बिकॉज वो क्या करते हैं जो डेड लाइफ स्टॉक होते हैं उनको जो है फीड करते हैं, तो इसलिए वल्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूशन जो है नेचुरल वेजिटेशन का किस पे डिपेंड करता है, तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। ओके, तो नेचुरल वेजिटेशन हमने पढ़ा है पिछली क्लासेस में कि हमारा फॉरेस्ट हो गए, ग्रासलैंड हो गए, हमारे शॉप्स हो गए, टुंड्रा वेजिटेशन, तो दीज आर नेचुरल वेजिटेशन। ओके, तो ये जो है टेम्परेचर और मॉइस्चर पे डिपेंड करते हैं। अब अगर फॉरेस्ट की बात करें तो फॉरेस्ट जो है दो टाइप में होते हैं, पहला है एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरा है डेसिडियस फॉरेस्ट। एवरग्रीन फॉरेस्ट में ऑब्वियसली हम क्या देखते हैं कि वो ट्रीज जो है वो लीव्स को शेड नहीं करते किसी भी सीजन में, बट डेसिडियस फॉरेस्ट में है लीव्स जो है झड़ जाते हैं एक पर्टिकुलर सीजन में। किस लिए झड़ जाते हैं कि वो जो है मॉइस्चर जो लॉस हो रहा है उनको जो है कंजर्व कर सके थ्रू ट्रांसपिरेशन। तो एवरग्रीन फॉरेस्ट और डेसिडियस फॉरेस्ट में अगर कोई डिफरेंस पूछता है तो आपको ये पता होना चाहिए, मेन डिफरेंस यही है कि ट्रीज जो है यहाँ के शेड करते हैं, वहाँ के शेड नहीं करते हैं लीव्स को। अब आते हैं, अब थोड़ा एक हम डायग्राम टाइप का पढ़ लेते हैं। तो डायग्राम क्या है, इन एरियाज ऑफ हैवी रेनफॉल अगर देखें तो बहुत ज़्यादा जहाँ पे रेनफॉल हो रही है तो वहाँ पे ट्रीज़ जो हैं बहुत लंबे लंबे होंगे और बहुत ज़्यादा डेंस कैनोपी होगी।
धीरे धीरे क्या होता है, जैसे ही मॉइस्चर डिक्रीज होता है, रेनफॉल डिक्रीज होता है, तो साइज जो है ट्रीज की वो भी डिक्रीज होती है और डेंसिटी जो है ट्रीज की वो भी रिड्यूस होती है। अब मॉडरेट रेनफॉल वाले रीजन में अगर देखें तो स्टंटेड ट्रीज मिलते हैं और ग्रासेस ग्रो होती हैं और वो ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ग्रासलैंड जो है वर्ल्ड के बनाती हैं। ड्राई रीजन और लो रेनफॉल रीजन में थॉर्नी शब्स मिलते हैं और शब्स ग्रो करते हैं। प्लांट के डीप रूट होते हैं। क्यों डीप रूट होते हैं, याद कर लीजिए, जो हमारे डेजर्ट एरियाज है वहाँ पे प्लांट के डीप रूट होते हैं। क्यों होते हैं? बिकॉज लीव्स जो है वो मॉइस्चर लॉस को कंजर्व करने के लिए जो है, इसलिए प्लांट्स के रूट्स जो है डीप होते हैं। फिर आते हैं टुंड्रा वेजिटेशन। टुंड्रा वेजिटेशन जो है कोल्ड पोलर रीजन्स में मिलता है और मॉशंस और लाइकन्स जो है ये मिलते हैं हमारे टुंड्रा वेजिटेशन में। तो दिस इज द डायग्राम जो कि आपको याद होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, तो फॉरेस्ट जो है हमको पता है कि हमारा वेल्थ है। क्यों वेल्थ है? बिकॉज प्लांट्स जो है हमको शेल्टर, प्लांट्स जो है ह्यूमंस को फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स प्रोवाइड करते हैं एंड एनिमल्स को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। टुगेदर दोनों जो है एक इकोसिस्टम को मेंटेन करके रखते हैं। बट क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जिसके कारण हमारे नेचुरल वेजिटेशन जो है, नेचुरल हैबिटेट जो है प्लांट और एनिमल्स के, वो जो है धीरे धीरे लॉस हो रहे हैं। ये क्यों लॉस हो रहे हैं? बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट फायर, डिफॉरेस्टेशन, सुनामी, लैंडस्लाइड, पोचिंग फॉर स्किन, स्नेल्स और टीथ। तो आपको पता होगा बहुत जगह जो है एलिफेंट के दांत को बेचा जाता है, लायन के दांत को बेचा जाता है, तो दैट इज इनके पोचिंग के कारण भी, इसके कारण जो है हमारा नेचुरल हैबिटेट जो है लॉस हो रहा है। बट हम उनको कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? ऑब्वियसली नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व, लेक्स, वेटलैंड कंजर्वेशन करके, अवेयरनेस प्रोग्राम जैसे वन महोत्सव हो गया, स्कूल चिल्ड्रन को एनकरेज करने के लिए। इंटरनेशनल प्रोग्राम्स की बात करें तो साइट्स हो गया हमारा, और गवर्नमेंटल प्रोग्राम्स जो हो हमारे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, तो इन सबसे जो है नेचुरल वेजिटेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ चैप्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द, ये लैंडस्लाइड के बारे में कुछ दिया है, ये आप देख लीजिएगा, मैंने इसमें डाल दिया है, एक बार आप जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन? ऑब्वियसली सॉइल टेक्सचर, बिकॉज ऑर्गेनिक मैटर एंड टाइम इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉइल फॉर्मेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मैथड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स? तो अभी हमने बोला स्टीप स्लोप्स में हम टेरेस कल्टिवेशन करते हैं, जिसके कारण हमको यूजफुल होता है। इसके कारण सॉइल जो है वाटर जो है इजिली फ्लो नहीं हो पाएगा और वहाँ पे रह जाएगा। Which one of the following is not a favor of conservation of nature? Switch off the bulb which is not in use, obviously ये conservation method है। Close the tap immediately after using, ये भी conservation method है। Dispose poly bags after shopping, तो ये जो है हमारा conservation method नहीं है। Okay, so this is the end of second chapter. Now let's come to the third chapter, mineral and power resources. Okay, so मिनरल अगर हम मिनरल्स की बात करें तो मिनरल्स क्या है हमारे? मिनरल्स क्या होते हैं, जो कि मैंने पिछली क्लास के लास्ट चैप्टर में लास्ट लाइन में बताया था। मिनरल्स वो होते हैं नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस होते हैं, जिनका खुद का एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होता है, दैट इज कॉल्ड मिनरल। ओके, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस मतलब नेचर में ही मिल रहे हैं और उनका खुद का एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है, दैट इज कॉल्ड मिनरल। बट हमने देखा जैसे कि लैंड हमारा इवेनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, पॉपुलेशन नहीं डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उसी की तरह हमारे मिनरल्स भी जो हैं वो भी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है ओवर स्पेस। क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है? बिकॉज कुछ मिनरल्स जो है पर्टिकुलर एरिया और रॉक फॉर्मेशन पे ही डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये कैसे क्रिएट किए जाते हैं? नेचुरल प्रोसेस से, बिना किसी ह्यूमन इंटरफेरेंस के क्रिएट किए जाते हैं, और ये आइडेंटिफाई किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, उनके बेसिस पे वो आइडेंटिफाई किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कलर क्या है उनका, डेंसिटी कितनी है, हार्डनेस कितनी है, केमिकल प्रॉपर्टीज सच एज सॉल्युबिलिटी पे भी डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल सॉल्ट जो है हमारा फ्यूड में यूज़ होता है, ग्रेफाइट जो है हमारी पेंसिल में यूज़ होती है, ये भी एक टाइप के मिनरल्स ही हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ मिनरल्स। टाइप्स ऑफ मिनरल्स की अगर बात करें तो दो टाइप्स के मिनरल्स होते हैं हमारे, मेटलिक मिनरल्स और नॉन मेटलिक मिनरल्स। और मेटलिक मिनरल्स में भी दो टाइप के होते हैं, फेरस एंड नॉन फेरस। अब मिनरल्स की अगर बात करें तो सबसे पहले मेट्रिक मिनरल्स की बात करें। मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं? ये जो है मेटल को कंटेन करते हैं एज अ रॉ फॉर्म, मतलब मेटल्स ही होते हैं, दैट इज कॉल्ड मेटलिक मिनरल्स। मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स और नॉन मेटल्स में यही डिफरेंस होता है कि मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, उनका लश मतलब हीट होती है उनमें, और इलेक्ट्रिसिटी भी होती है और शाइन करते रहते हैं। बट नॉन मेटल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, वो शाइन नहीं करते हैं, उनमें हीट और इलेक्ट्रिसिटी कम होती है। ठीक है, नहीं होती है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? डू नॉट कंटेन मेटल्स। ऑब्वियसली फॉर एग्जाम्पल अगर मेटलिक मिनरल्स की बात
करें तो मेटलिक मिनरल्स कौन कौन से होंगे, आयरन ओर हो गए, बॉक्साइट हो गए एंड मैग्नीज ओर हो गए। अगर हम नॉन मेटलिक की बात करें तो हमारे लाइमस्टोन हो गए, माइका हो गए, जिप्सम हो गए, और मिनरल फ्यूल सच एज कोल और पेट्रोलियम जो है वो भी हमारे नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं। तो याद कर लीजिए मिनरल जो हमारे मिनरल फ्यूल्स है कोल और पेट्रोलियम वो भी हमारे नॉन मेटलिक मिनरल्स हैं। ओके, सो नाउ लेट्स कम टू द मेटलिक मिनरल्स में दो टाइप, फेरस एंड नॉन फेरस। फेरस ऑब्वियसली नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये आयरन को कंटेन करेगा, और नॉन फेरस जो आयरन को कंटेन नहीं करते। फॉर एग्जांपल फेरस मिनरल्स जो हो गए वो हमारे आयरन और मैग्नीज एंड क्रोमाइट हो गए। नॉन फेरस हो गए कोबाल्ट, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर एंड लेड। दीज आर द नॉन फेरस मेटलिक मिनरल्स। ओके, सो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया, मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं, नॉन मेटलिक मिनरल्स क्या होते हैं, और मेटलिक मिनरल्स में फेरस कौन से होते हैं, नॉन फेरस कौन से होते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ मिनरल्स। नाउ लेट्स कम टू एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स को हम एक्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, तो 3 प्रोसेस होता है। पहला है माइनिंग, दूसरा है ड्रिलिंग, तीसरा है क्वेरिलिंग। ठीक है, क्वेरिंग ये सब जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग टाइप के मिनरल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें हम माइनिंग की, तो माइनिंग का मतलब होता है किसी भी मिनरल को हमको रॉक से निकालना, दैट इज कॉल्ड हमारा माइनिंग होता है। जो कि जो मिनरल अर्थ के सरफेस के अंदर बरीड है उस मिनरल को, मतलब अर्थ के सरफेस के अंदर है, जो हम रॉक्स को तोड़कर मिनरल निकालते हैं, दैट इज कॉल्ड माइनिंग। ठीक है, माइनिंग जो है 2 टाइप के होते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग एंड शाफ्ट माइनिंग। ओपन कास्ट माइनिंग की अगर बात करें, जो मिनरल्स शैलो डेप्थ पे लाई होते हैं वो उनको निकालने के लिए जो हम माइनिंग यूज करते हैं वो होती है ओपन कास्ट माइनिंग। बट शाफ्ट माइनिंग क्या होती है, शाफ्ट का वर्ड ही है जो डीप के लिए यूज किया जाता है। तो डीप बोर्स जो है हम बनाते हैं मिनरल डिपॉजिट तक पहुंचने के लिए, मतलब ग्रेटर डेप्थ तक हम उसको माइनिंग करते हैं, उसको हम शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। ओपन कास्ट माइनिंग शैलो डेप्थ के लिए होता है, शाफ्ट माइनिंग जो है हमारा डीप बोर्स के लिए, मतलब डीप डेप्थ के लिए होता है। फिर आते हैं ड्रिलिंग। ड्रिलिंग की अगर बात करें तो डीप वेल्स बनाते हैं, नीचे तक बनाते हैं। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस जो है उसको अर्थ से बाहर लाने के लिए, जो भी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस अंदर जो है घुसे हैं उनको डीप मतलब एक कुआं टाइप का बनाते हैं, उसके अंदर जाते हैं और उसके बाद पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जो है हम निकालते हैं। फिर क्वेरिंग की बात करें तो मिनरल्स जो है नियर द सरफेस, मतलब सरफेस के पास जो है लाई करते हैं, उनके लिए हम क्वेरिंग करते हैं। क्वेरिंग एक प्रोसेस जो है उसको यूज करते हैं मिनरल्स को बाहर निकालने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया माइनिंग, ड्रिलिंग एंड क्वेरिंग। नाउ लेट्स कम टू द रॉक्स। रॉक्स क्या होते हैं, रॉक्स भी मैंने आपको बताया है 3 टाइप के रॉक्स होते हैं, 3 टाइप के रॉक्स होते हैं हमारे कौन कौन से, इग्नियस, मेटामॉर्फिक एंड सेडिमेंट्री। तो रॉक्स क्या होते हैं, एग्रीगेशन होते हैं एक और एक से ज़्यादा मिनरल्स का, जिनका डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होता है, बिकॉज वो बहुत सारे डिफरेंट मिनरल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, रॉक्स जिनसे फॉर्म होते हैं, जिस मिनरल से फॉर्म होते हैं, जिस मिनरल से माइन किए जाते हैं, मतलब रॉक से जो भी मिनरल माइन किए जाते हैं, दैट इज उनको नेम क्या दिया जाता है, ओर्स दिया जाता है। बट हमने देखा कि 2800 टाइप्स ऑफ मिनरल्स है, बट सिर्फ जो है 100 जो हमारे मिनरल्स हैं उन्हीं को ओर्स बोला जाता है। तो इससे हमको ये पता लगता है कि सारे जो मिनरल्स हैं वो रॉक्स हैं, पर सारे रॉक्स जो हैं वो मिनरल्स नहीं हो सकते हैं। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ऑल मिनरल्स आर रॉक्स बट नॉट all rocks are not minerals. Okay, so this is the types of minerals, extraction of minerals. Now let's come to distribution of minerals. Obviously मैंने अभी आपको बताया कि minerals जो है rocks के types पे depend करते हैं। तो rocks के types हमने पढ़ा है igneous rocks, metamorphic and sedimentary। ये तीनों जनरली अगर बात करें तो हमारे जो मेटेलिक मिनरल्स हैं वो हमारे igneous और metamorphic रॉक में मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे वॉल्केनिज्म प्रेजेंट होता है। ऑब्वियसली वहाँ से जो हमारा वॉल्केनो के साथ साथ ऐश, डस्ट पार्टिकल और आयरन, सल्फर डाइऑक्साइड और ये सब जो आते हैं, ठीक है, आयरन और ये सब बाहर आते हैं, तो वो मेटलिक मिनरल से बने होते हैं, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है यंग फोल्ड माउंटेन एरियाज में होता है, वो नॉन मेटलिक मिनरल से बना होता है बिकॉज ऑफ नॉन वॉल्केनिक रीजन। अब एग्जाम्पल अगर मेटलिक मिनरल्स का दे, फॉर एग्जाम्पल आयरन और जो है नॉर्दर्न स्वीडन में है। कॉपर और निकल की बात करें तो ओंटेरियो कनाडा में है। आयरन, निकल, क्रोमाइट्स, प्लेटिनम की बात करें तो साउथ अफ्रीका में है।
ऐसे ही नॉन मेटलिक मिनरल्स की बात करें तो लाइमस्टोन जो है कॉस्कस रीजन जो है फ्रांस का, वहाँ पे मैग्नीज जॉर्जिया और यूक्रेन, फॉस्फेट जो है अल्जीरिया में है, और मिनरल फ्यूल जो है कोल और पेट्रोलियम भी, वो भी सेडिमेंट्री रॉक्स में फाउंड होते हैं बिकॉज ऑफ नॉन मेटलिक मिनरल्स। ओके, सो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स जो है कॉन्टिनेंट वाइज कहाँ पे कैसा है वो हम देख लेते हैं एक बार। तो एशिया की अगर बात करें तो चाइना इंडिया जो है, एशिया में अगर बात करें तो चाइना इंडिया जो है उस वहाँ पे लार्ज डिपॉजिट है आयरन ओर का। कॉन्टिनेंट्स, ये एशिया एज अ कॉन्टिनेंट जो है ये मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड का जो भी टिन टिन है वो इसको प्रोड्यूस करते हैं। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया जो है वर्ल्ड के लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स हैं। चाइना जो है प्रोडक्शन में लीड करता है इन लेड, एंटीमनी एंड टंगस्टन, और बहुत सारे डिपॉजिट जो है बॉक्साइट, निकल और जिंक और कॉपर के भी मिलते हैं। तो एशिया जो है ये एशिया में ये स्पेसिफिक है, स्पेशलिटी है। फिर आते हैं यूरोप की बात करें तो लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का, याद कर लीजिए लीडिंग प्रोड्यूसर आयरन ओर का कौन है वर्ल्ड का, यूरोप है। कंट्रीज कौन कौन सी है, रशिया हो गया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट लेड, जिंक, मैग्नीज, निकल, ये भी जो है ईस्टर्न यूरोप और रशिया में मिलते हैं। और इसलिए यहाँ पे बहुत एक फेमस फैक्ट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्विट्जरलैंड में कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं पाया जाता बिकॉज वहाँ पे टाइम के अकॉर्डिंग कुछ बताया गया है। इतना ये एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, दैट्स वाई मैंने भी नहीं मेंशन किया, क्योंकि बिकॉज मैंने गूगल में भी सर्च किया इसलिए उतना ज़्यादा मिला नहीं। तो स्विट्जरलैंड जो है वहाँ पे कोई भी नॉन मिनरल डिपॉजिट नहीं है। अब अगर नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो ये जो है 3 जोन्स में मिनरल्स जो है नॉर्थ अमेरिका में लोकेटेड है। पहला है कैनेडियन शील्ड, दूसरा है एपलेशंस माउंटेन, और माउंटेन जो है वेस्ट पे है। ठीक है, एपलेशंस कहाँ पे, ईस्ट में है, यूएसए के ईस्ट में जो है माउंटेन है। आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम, कॉपर जो है वो कैनेडियन शील्ड में मिलते हैं। कोल जो है एपलेशंस में मिलते हैं, और वेस्टर्न कॉर्डिलेरस जो है उन पे मतलब वास्ट डिपॉजिट है कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड एंड सिल्वर का। कॉर्डिलेरस मैंने पढ़ाया था, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा बिकॉज आप लोग बिल्कुल भी जवाब नहीं देते, जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो उसका प्लीज़ आप बताइएगा कि ये क्या होते हैं। फिर आते हैं साउथ अमेरिका की अगर बात करें तो ब्राज़ील जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर का वर्ल्ड में। याद कर लीजिए, ब्राज़ील जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है आयरन ओर का। चिली और पेरू जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है हमारे कॉपर के। ब्राज़ील और बोलीविया जो है वर्ल्ड के लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है टिन के। मिनरल ऑयल जो है वो वेनेजुला, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, कोलंबिया और में मिलता है। साउथ अमेरिका जो है लार्जेस्ट डिपॉजिट है सिल्वर, जिंक, मैग्नीज, बॉक्साइट, प्लैटिनम, एवेस्टोस एंड डायमंड का। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साउथ अमेरिका। नाउ लेट्स कम टू अफ्रीका। ये जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, अफ्रीका जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड, गोल्ड और प्लैटिनम का। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरी प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट पोर्शन ऑफ गोल्ड एंड ऑयल फाउंड इन नाइजीरिया एंड लीबिया, एंगोला। ठीक है, तो एक चीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा, मैंने आपको 2 चीज़ें बताई थी, जोहान्सबर्ग एंड किम्बरले, ये दोनों किस चीज़ के लिए फेमस है, कौन कौन से मिनरल्स के लिए फेमस है, ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, ये मैंने आपको पिछले जो एनसीईआरटी पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। फिर आते हैं अंटार्कटिका की, पहले ऑस्ट्रेलिया पढ़ लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का वर्ल्ड में। लीडिंग प्रोड्यूसर है गोल्ड, डायमंड, आयरन, टिन, निकल का। रिच है कॉपर, लेड, जिंक, मैग्नीज में। और कलगूरली और कूलगार्डीज एरिया जो है वेस्ट ऑस्ट्रेलिया के, वो गोल्ड में बहुत ज़्यादा रिच हैं। तो ये याद कर लीजिए, ये दोनों एरिया कहाँ पे लाई होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में। फिर अगर अंटार्कटिका की बात करें सॉरी अंटार्कटिका की बात करें तो कोल जो है ट्रांस अंटार्कटिक माउंटेन और आयरन जो है नियर प्रिंस चार्ल्स में मिलते हैं ईस्ट अंटार्कटिका के। आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल जो है वो भी प्रेजेंट रहते हैं कमर्शियल क्वांटिटीज़ में। ठीक है, तो दिस इज़ द कॉन्टिनेंट वाइज जो भी डिवीजन है मिनरल्स का वो मैंने पढ़ा दिया है। आई होप, मुझे पता है ये थोड़ा सा बोरिंग वाला है सेक्शन, बट अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें आगे भी बनने लगेंगी, दैट्स वाई ये मैंने पढ़ाया। नाउ लेट्स कम टू डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अभी मैं आपको डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में ऐसे पढ़ा रही हूँ, बट बाद में जब आप पढ़ेंगे कि ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन सिर्फ यहीं पर क्यों मिलता है इंडिया में, तब आपको चीज़ें बाद में और अच्छे से समझ में आएगी। तो इन टॉपिक्स को आप लिंक करना ज़रूर सीखिए, जैसे मैं आपको लिंक करके पढ़ा रही हूँ। नाउ लेट्स कम टू डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। अब आयरन की अगर बात करें तो आयरन जो है कौन से एरिया में मिलता है, हाई ग्रेड आयरन और जो है इंडिया में मिलता है। कौन कौन से रीजन में, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म्स लिखे हैं तो एक बार आप लिख लीजिएगा। रुकिए, मैं यहीं पर लिख दे रही हूँ। दिस इज झारखंड, ओके, दिस इज उड़ीसा, दिस इज छत्तीसगढ़,
ओके, दिस इज़ मध्य प्रदेश, ये तो आपको पता होगा। गोवा, दिस इज़ महाराष्ट्र, ओके, एंड दिस इज़ कर्नाटका। ओके, कर्नाटका को मैंने यहाँ पे कहीं KR लिखा होगा तो वो भी आवे। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ आए, दिस इज़ गुजरात। तो आयरन ओन कहाँ कहाँ मिलता है? आयरन ओर हमारा झारखंड में, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, MP, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटका। तो ये आप देख रहे हैं कौन से वाला रीजन है, जो बीच का रीजन, मालवा प्लेट्यू एंड डेक्कन प्लेट्यू वाला रीजन जो है वहाँ पे मिलता है। बॉक्साइट की बात करें तो वो भी झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु में मिलता है। माइका की बात करें तो झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। ठीक है, इंडिया जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है माइका का वर्ल्ड में। ओके, फिर कॉपर की बात करें तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। फिर मैग्नीज की बात करें तो महाराष्ट्र, MP, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। लाइमस्टोन भी बिहार, झारखंड, उड़ीसा, MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु। और गोल्ड जो है हमारा कोल्लर जो है, कोल्लर फील्ड है, कोल्लर कर्नाटका में, वहाँ पे मिलता है। ये जो माइंस है वन ऑफ द डीपेस्ट माइंस है वर्ल्ड में, इसके कारण जो है गोल्ड जो है इतना एक्सपेंसिव होता है। सॉल्ट की बात करें, सॉल्ट जो है हमको सी और लेक्स और रॉक्स से मिलता है, और वर्ल्ड इंडिया जो है वर्ल्ड का लीडिंग प्रोड्यूसर है सॉल्ट का और एक्सपोर्टर भी। ठीक है, तो दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन इन इंडिया। नाउ लेट्स कम टू यूजेस ऑफ मिनरल्स। अब मिनरल्स का यूज़ कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो ज्वेलरी प्रोडक्शन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी कॉइन्स, जो भी हम पाइप्स में वाटर सप्लाई करते हैं उन पाइप्स में यूज़ करते हैं, कॉइन्स में। सिलिकॉन जो है हम कहाँ पे यूज़ करते हैं? कंप्यूटर इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं। एल्यूमिनियम जो है एरोप्लेन, ऑटोमोबाइल, इन सब इंडस्ट्रीज़ में जो है एल्यूमिनियम यूज़ करते हैं। तो ये जो है मिनरल्स की यूजेस हैं। और भी मिनरल्स जैसे सीमेंट हो गया हमारा, हमारा बिल्डिंग्स, रोड्स वगैरह इन सब में यूज़ करते हैं। तो दिस इज़ द यूजेस ऑफ मिनरल्स। नाउ लेट्स कम टू कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स। तो मिनरल्स जो हैं वो हमारे नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स मतलब ये, इनको बहुत ज़्यादा ईयर्स लगता है रिप्लेनिश और रिन्यू होने के लिए। तो मिनरल्स जो है हमारे क्या है? नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं। रेट्स जो है इनके फॉर्मेशन का वो कम है, जितना हम जिस रेट से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, जिसके कारण ये एक्सप्लॉइट ज़्यादा हो रहे हैं। इसलिए इनका वेस्टेज को डिक्रीज़ करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जो हमारा प्रोसेस है माइनिंग का, उसको मतलब उसको एनहांस करें, उसमें जो हमारा मिनरल्स है वो कम वेस्ट हो और रिसाइकल करें उसको। तो इसलिए हम कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज में ये थोड़ा डायग्राम है, ये मैंने ऐड किया है, ये मैं आपको पढ़ाती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मिनरल रिसोर्सेज हमने पढ़ लिया। नाउ लेट्स कम टू द पावर रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज की अगर बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये दो टाइप के होते हैं, कन्वेंशनल रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। अब कन्वेंशनल रिसोर्सेज की बात करें तो कन्वेंशनल रिसोर्सेज वो होते हैं जो जिनका कॉमन यूज़ होता है फॉर लॉन्गर टाइम। फॉर एग्जांपल फायरवुड हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गए। बट नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज जो वो होते हैं जिनका मतलब, जैसे ही हम फॉसिल फ्यूल का इंक्रीज जो है ज़्यादा यूज़ करने लगते हैं, जिसके कारण हमारा ये जो है मतलब इनका शॉर्टेज होने लगता है कन्वेंशनल रिसोर्सेज का। तो हम उसके बाद सोलर, विंड, टाइडल, ये सब जो है एनर्जी यूज़ करते हैं जो कि रिन्यूएबल होती है। तो उन्हीं को हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज बोलते हैं। अब आते हैं सबसे पहले कन्वेंशनल रिसोर्स। कन्वेंशनल रिसोर्सेज में जो पार्ट्स आते हैं वो फायरवुड हो गया, फॉसिल फ्यूल हो गए। फॉसिल फ्यूल में आते हैं हमारे कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाइडल पावर। ओके, सो कन्वेंशनल रिसोर्सेज की ये तो नॉन कन्वेंशनल हो गया, सॉरी, यहाँ पे है कन्वेंशनल रिसोर्सेज की अगर बात करें तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं फायरवुड। ठीक है, तो सबसे पहला है फायरवुड। फायरवुड जो है हम किसके लिए यूज़ करते हैं? कुकिंग और हीटिंग के लिए यूज़ करते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, जनरली हम लोग लकड़ी वाला, मतलब विलेजेस में अगर बात करें तो लकड़ी को यूज़ करते थे क्या करने के लिए? खाना पकाने के लिए और इन सब के लिए। तो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल्स कैसे बनते हैं हम वो देखते हैं कि जो भी हमारे प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनके जो रिमेन्स होते हैं, उनके जो टुकड़े होते हैं, उनके जो बचे हुए चीज़ें होती हैं वो अर्थ के अंदर बरीड रहती है, जो कि धीरे धीरे मतलब बहुत टाइम कम लेके वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? फॉसिल फ्यूल्स में। फॉर एग्जाम्पल कोल और पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो जाती है। फिर अगर बात करें तो सबसे पहले कोल की बात करें तो कोल जो है इसको बरीड सनशाइन भी बोला जाता है, बिकॉज ये अर्थ के सरफेस के अंदर बरी रहता है। दैट इज कॉल्ड बरीड सनशाइन इसको बोलते हैं। ये मोस्ट इवेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल है। ये जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री और इंडस्ट्री मतलब इन सब में यूज़ होता है, फ्यूल की तरह यूज़ हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से जनरेट की जाती है उसको हम थर्मल पावर बोलते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो कोल से डेवलप की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? थर्मल पावर बोलते हैं। अब कोल विच वी यूजिंग टुडे,
ठीक है, जो भी कोल हम आज यूज़ कर रहे हैं वो बहुत साल पहले हमको मिली है, जब जायंट फर्न्स और श्रिम्प्स जो हैं वो अर्थ के लेयर के अंदर बरीड थे। फॉर एग्जांपल अगर बात करें तो इंडिया में जो इम्पोर्टेंट कोल फील्ड्स है झारखंड में, तो आप याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट नाम से आपको पूछी जाती है। रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो, ये कहाँ पे है? झारखंड में है। रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो। रानीगंज, झारिया, धनबाद, बोकारो जो है ये कोल फील्ड्स हैं, कहाँ पे हैं? झारखंड में। और यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस में भी मिलती है। ठीक है, अब आते हैं हम फायरवुड के कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं और कोल के। तो फायरवुड जो है इजी अवेलेबल है, ऑब्वियसली एनर्जी जो है लार्ज नंबर ऑफ पीपल को प्रोवाइड करता है, बिकॉज जो है वुड बहुत सारे लोगों को मतलब ये इजी पड़ता है चीज़ों को। अब डिसएडवांटेज क्या है? ऑब्वियसली टाइम कंज्यूमिंग है, क्योंकि इनको कलेक्शन करने के लिए हमको पूरा दिन निकालना पड़ता है, हम पूरे दिन लकड़ी बिन के आए, उसके बाद हम फिर खाना पकाएं, तो टाइम कंज्यूमिंग है। पॉल्यूटिंग है, ऑब्वियसली बहुत सारी गैसेस को वो होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रमोट करते हैं, और डिफॉरेस्टेशन होता है क्योंकि हम पेड़ काटते हैं। अब कोल के जो भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज है, तो कोल जो है एक्सटेंसिवली अवेलेबल है, मतलब मोस्ट एबंडेंटली अवेलेबल है हर जगह, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए बहुत यूजफुल है। बट डिसएडवांटेज ऑब्वियसली पॉल्यूटिंग सोर्स है और बल्कि है ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ओके, तो दिस इज द एग्जाम्पल। नाउ लेट्स कम टू द पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? थिक ब्लैक लिक्विड है। ठीक है, पेट्रोलियम क्या है? थिक ब्लैक लिक्विड है। ये मिलता कहाँ पे है? जो रॉक्स के लेयर्स होते हैं, जब हम उनको ड्रिल करते हैं, ऑयल फील्ड मतलब ड्रिल करते हैं फ्रॉम द ऑयल फील्ड्स, ये कहाँ तब हमको मिलते हैं? ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं? ऑफशोर रीजन और कोस्टल एरियाज। तो याद कर लीजिए, पेट्रोलियम कहाँ पे लोकेटेड होते हैं? ऑफशोर और कोस्टल एरियाज में लोकेटेड होते हैं। फिर इसके बाद ये रिफाइनरीज में भेजे जाते हैं, उसके बाद उनको प्रोसेस के कारण प्रोसेस होता है। इसके बाद डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रूड ऑयल जो है हमको मिलते हैं, जैसे कि डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया, एंड वैक्स हो गया। पेट्रोलियम और उसका डेरिवेटिव जो है उसको हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ओके, इंडिया में दिग्बोई जो है आसाम में है, बॉम्बे महाराष्ट्र में है, डेल्टा ऑफ कृष्णा गोदावरी, यहाँ पे जो है हमको पेट्रोलियम मिलते हैं। यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया जो है ये इंपॉर्टेंट पेट्रोलियम एरियाज हैं। ओके, नाउ लेट्स कम टू द नेचुरल गैस। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो नेचुरल गैस जो है वहीं पर मिलते हैं जहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट मिलते हैं, जैसे कि ऑफशोर रीजन और कोस्टल रीजन में जब भी क्रूड ऑयल रिलीज़ किया जाता है तब हमको नेचुरल गैस भी मिलता है। इंडिया में अगर बात करें तो कृष्णा, गोदावरी, जैसलमेर और त्रिपुरा ऑफशोर एरियाज ऑफ मुंबई यहाँ पे मिलते हैं। नाउ लेट्स कम टू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ नेचुरल गैस, मतलब नेचुरल गैस और ऑयल के डिसएडवांटेज और एडवांटेज क्या है। तो एडवांटेज जो है ऑयल का है, क्या है? ईजियर होता है ट्रांसपोर्ट के लिए, बिकॉज टैंकर्स में जाता है। पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और नेचुरल गैस का एडवांटेज अगर बताएं, ये भी ट्रांसपोर्ट के लिए ईजियर होता है, क्योंकि ये पाइपलाइन से जाते हैं। और ऑयल और कोल जो है उससे ज़्यादा क्लीनर होते हैं, चीपर होते हैं ऑयल और कोल से। अब डिसएडवांटेज की अगर बात करें तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन का डिप्लीशन होता है बिकॉज ऑफ ऑयल सीपेज एंड गैस लीकेज, क्योंकि क्या होता है कि जब भी ये लीक हो जाता है तो ऑक्सीजन जो है ऑयल स्पिल्स के वो बनते हैं, क्योंकि पानी के ऊपर जब ऑयल आ जाता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा पानी जो है पॉल्यूट होता है। पॉल्यूशन जो है रिलीज होता है बिकॉज ऑफ एसिड रेन। एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी। ठीक है, न्यू फ्यूल को एक्सप्लोरेट करना ईजी नहीं है। फिर आते हैं हाइडल पावर की अगर बात करें तो हाइडल पावर जो है कैसे जनरेट होता है? जब भी रेन वाटर मतलब पानी अगर गिर रहा है तो वो जो है बहुत हाइट से गिरता है, जिसके कारण उनको क्या करते हैं, हम उनको इनसाइड द डैम जो है, डैम के अंदर जो है हम पाइप लगा देते हैं जिससे वो फ्लो करते हैं, और फिर उसके बाद टरबाइन ब्लेड्स जो है उनको वो मूव करती हैं, और उसके कारण क्या होता है, हमारा जनरेटर जो है ऑन हो जाता है और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इंडिया में अगर बात करें तो भाखरा नंगल डैम हो गया, गांधी सागर डैम हो गया, नागार्जुना सागर डैम हो गया, दामोदर वैली हो गए। तो दीज आर द इंडिया के जो भी हाइडल पावर जनरेशन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। और पैराग्वे और नॉर्वे जो हो गए वो बाहर के एरियाज में जनरेट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज ऑफ हाइडल पावर। तो एडवांटेज की अगर बात करें तो ऑब्वियसली पॉल्यूटिंग नहीं है, ठीक है, इरिगेशन और फिशिंग को प्रमोट करता है और चीप है। डिसएडवांटेज की बात करें तो लोकल कम्युनिटी का डिस्प्लेसमेंट होगा, बिकॉज हमको डैम बिल्ड करना पड़ेगा तो वहाँ के लोगों को हटाना पड़ेगा। इनंडेट स्लो, ऑब्वियसली एक्सपेंसिव टू सेटअप, ठीक है, थोड़ा ज़्यादा पैसा लगेगा सेटअप करने के लिए। तो दिस इज़ द कन्वेंशनल सोर्सेज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ लेट्स कम टू द नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज।
कन्वेंशनल सोर्सेस हमने बताया लॉन्गर पीरियड के लिए। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस वो होते हैं जब हमको हमारे सारे कन्वेंशनल सोर्सेस एग्जॉस्ट हो जाए, मतलब हमारे पास कम, मतलब वो लिमिटेड होते हैं, तो उसके कारण जब रिड्यूस हो जाए फॉसिल फ्यूल तब हम नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज यूज़ करते हैं और उन्हीं को हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर एंड जियोथर्मल टाइडल एनर्जी। ठीक है, तो सबसे पहले हम सोलर एनर्जी पढ़ते हैं। सोलर एनर्जी जो है वो ट्रैप कहाँ से की जाती है? ऑब्वियसली सोलर एनर्जी हमको सन से मिलती है और वो इजीली अवेलेबल है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। सोलर सेल्स जो हैं वो बहुत सारे सेल्स को हम ज्वाइन करते हैं और वो जो है हमको हीटिंग और लाइटिंग प्रोवाइड करते हैं। ये जो है ट्रॉपिकल कंट्रीज़ को सबसे ज़्यादा बेनिफिट करते हैं। क्यों बेनिफिट करते हैं? बिकॉज हमारा सन जो है ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहता है। और ऑल्सो सोलर हीटर, सोलर कुकर्स, ड्रायर्स, ट्रैफिक सिग्नल्स और इन सब में भी यूज़ किए जाते हैं। तो सो हम देख लेते हैं सोलर एनर्जी के कुछ डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज। तो सोलर एनर्जी का जो एडवांटेज है वो हमारा क्या है? इनएग्जॉस्टेबल है ऑब्वियसली और पॉल्यूटिंग नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है? एक्सपेंसिव है बिकॉज इसको सेटअप करने के लिए बहुत ज़्यादा हमको लगता है, और डिफ्यूज सोर्स है। सो जब भी सनलाइट नहीं रहती है हमारे पास तो वो वेस्ट होती है, मतलब सनलाइट मतलब धीरे धीरे वो जो है वेस्ट हो जाती है बिकॉज वो एक साथ नहीं रह पाती। फिर आते हैं विंड एनर्जी की बात करें तो विंड एनर्जी क्या है? इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। इनएग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब ये हमको एग्जॉस्ट नहीं होती टाइम के साथ। जैसे कि अगर बात करें तो कोस्टल एरियाज़ में अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा तेज़ से विंड चलती हैं, जिसके कारण हमारा जो मिल है वो जनरेटर से कनेक्ट रहता है और वो रोटेट करने लगता है विंड के कारण। विंड की स्पीड के कारण वो भी रोटेट करने लगता है, जिसके कारण हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। ये लोकेटेड कहाँ पे होते हैं? कोस्टल रीजन और माउंटेन रीजन्स में, जहाँ पे विंड जो है बहुत स्ट्रॉन्ग और स्टडी होती है। नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, यूके, यूएसए और स्पेन में ये मिलते हैं। तो देख लेते हैं विंड एनर्जी के कुछ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो विंड एनर्जी के एडवांटेजेस हैं, ये ऑब्वियसली नॉन पॉल्यूटिंग है, लो कॉस्ट प्रोडक्शन है इलेक्ट्रिसिटी का, और सेफ और क्लीन है। बट डिसएडवांटेज क्या है? नॉइस पॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि जनरेटर विंड मिल को वो करने के लिए, विंड मिल जो है कॉस्टली है सेटअप करने के लिए, डिस्टर्ब रेडियो और टीवी रिसेप्शन को डिस्टर्ब करते हैं, और हार्मफुल टू बर्ड्स, ऑब्वियसली नॉइस पॉल्यूशन के कारण बर्ड्स के लिए हार्मफुल होते हैं। फिर आते हैं हमारा न्यूक्लियर पावर। तो इंडिया का 3 स्टेज प्रोग्राम आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला पढ़ा होगा। फर्स्ट स्टेज में क्या यूज़ होता है, सेकंड स्टेज में क्या होता है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, और ये मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया भी है आपको जब PT 365 पढ़ाया है। तो न्यूक्लियर पावर की अगर बात करें तो न्यूक्लियर पावर जो है वो एनर्जी हम किससे ऑब्टेन करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं? जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है न्यूक्लियर एटम में, जो एटम होता है उसके न्यूक्लियाई में ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम और थोरियम, तो उससे हम न्यूक्लियर पावर जनरेट करते हैं। फ्यूल जो है कैसे जनरेट करते हैं? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन से। फिजन क्या होता है? न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन जब जो छोटे छोटे एटम को हम एक साथ जोड़ते हैं और एक बड़ा एटम बनाते हैं तो उसको न्यूक्लियर फिजन बोलते हैं। ओके, और एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जब हम मतलब न्यूक्लियर फिजन मतलब होता है जब बड़े बड़े एटम्स को हम तोड़ते हैं, सॉरी उल्टा मैंने बोल दिया। फिजन वो होता है जब हम बड़े एटम्स को दो छोटे छोटे एटम्स में तोड़ते हैं, और फ्यूजन वो होता है जब हम छोटे छोटे एटम्स को बड़ा एटम बनाते हैं। तो इंडिया का जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसमें हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन यूज़ किया है। ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर जो है कौन कौन से हैं? यूएसए और यूरोप है। इंडिया में अगर बात करें तो झारखंड और राजस्थान जो है लार्ज डिपॉजिट मिलता है यूरेनियम का यहीं पर, और थोरियम का केरला में। ओके, सो न्यूक्लियर पावर स्टेशन जो है इंडिया में कहाँ कहाँ है वो एक बार पढ़ लेते हैं। कलापक्कम तमिलनाडु में है, तारापुर महाराष्ट्र में है, राणा प्रताप सागर राजस्थान में है, नरोड़ा यूपी में है, और काइगा कर्नाटका में है। तो ये मैंने एक बार 2 बार आई थिंक PT 365 में पढ़ाया है, इसलिए मैं यहाँ पे भी रिपीट कर दिया है, तो इस बार आपको याद हो जाना चाहिए। अब डिसएडवांटेज और एडवांटेज जो होते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के वो पढ़ लेते हैं। एडवांटेज जो है ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट करते हैं, और डिसएडवांटेज क्या है? ये रेडियो एक्टिव वेस्ट को जनरेट करते हैं और एक्सपेंसिव भी होते हैं। नाउ लेट्स कम टू द जियोथर्मल एनर्जी। ओके, सो जियोथर्मल एनर्जी की अगर बात करें तो हीट जो है अर्थ से ऑब्टेन हो रही हो, अर्थ से मिल रही हो, दैट इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जियो मतलब अर्थ। जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होगा, मतलब जैसे ही हम नीचे जाएंगे वैसे ही टेम्परेचर हमारे अर्थ के अंदर जाने लगेंगे, वैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज होगा, और ये जो है इसके कारण जो है हमारा जियोथर्मल एनर्जी जनरेट होता है। और हॉट स्प्रिंग्स के कारण, हॉट स्प्रिंग्स मतलब जब भी जैसे कि हमारा नीचे से जब वॉल्केनिक एरप्शन हो उसके साथ वाटर अगर मिल जाए तो हॉट स्प्रिंग्स बनते हैं, उसके कारण भी हमारे
जियोथर्मल एनर्जी जनरेट होती है। जियोथर्मल प्लांट जो है इंडिया में अगर बात किया जाए तो मणिकरण हिमाचल प्रदेश में है, पूगा वैली लद्दाख में वहाँ मिलता है, और यूएसए जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वर्ल्ड का जियोथर्मल एनर्जी का। ओके, नाउ लेट्स कम टू द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो एडवांटेज की अगर बात करें तो क्लीन और इको फ्रेंडली और हमेशा अवेलेबल रहते हैं। डिसएडवांटेज की बात करें तो बहुत दूर होते हैं, सिटीज़ से बहुत दूर रखे जाते हैं, इसलिए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इनका हाई होता है। नाउ लेट्स कम टू द टाइडल एनर्जी। ऑब्वियसली एनर्जी जो है टाइड से जनरेट हो रही है तो उसको हम टाइडल एनर्जी बोलेंगे, और टाइड्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया आपको। ये जो है हार्नेस कब की जाती है? बाय बिल्डिंग डैम्स ड्यूरिंग हाई टाइड लेवल। जो है एनर्जी जो है हाई टाइड जब होता है तभी जो है वो एनर्जी टाइड्स जो होती है, एनर्जी जो होती है टाइड्स की, वो टरबाइन को रन करने के लिए यूज़ की जाती है। जैसे कि कच्छ हो गया हमारा गुजरात वाले रीजन में, वहाँ पे टाइडल एनर्जी अवेलेबल है। रशिया एंड फ्रांस में भी अवेलेबल है। नाउ लेट्स कम टू द डिसएडवांटेज एंड एडवांटेज। हाँ, एडवांटेज क्या है? नॉन पोल्यूटिंग इनएग्जॉस्टिबल है, और डिसएडवांटेज है ये वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को डिस्ट्रॉय करता है ऑब्वियसली, और डिफ़िकल्ट टू हार्नेस डिफ़िकल्ट है हार्नेस करने के लिए। अब आते हैं बायोगैस। ऑर्गेनिक, अब बायोगैस होता क्या है? ऑर्गेनिक वेस्ट सच एज, जैसे कि डेड प्लांट हो गए, एनिमल मटेरियल हो गए, एनिमल डक हो गए, किचन वेस्ट हो गए, इनको जब हम किसी भी गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बायोगैस बोलते हैं। ये क्या मिक्सचर किसके किसके होते हैं? CH4 और CO2 के। तो ये जो है लेस पॉल्यूटिंग होते हैं, बट CH4 CO2 एमिट करते हैं। ये जो है एक्सीलेंट फ्यूल होते हैं कुकिंग लाइटिंग के लिए, और लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर को जो है प्रोड्यूस करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड बायोगैस। नाउ लेट्स कम टू द एडवांटेज। एडवांटेज क्या होता है? ऑब्वियसली लो कॉस्ट होता है, बिकॉज ये सब इजीली अवेलेबल होते हैं, ऑपरेट करने के लिए इजी होते हैं, और मेक यूज़ ऑफ बायो वेस्ट। बट डिसएडवांटेज क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये कॉज करते हैं, जैसे कि CH4 और CO2 जो है इंक्रीज करते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ थर्ड चैप्टर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मिनरल्स? So obviously they are created by natural resources, correct. They are definite chemical composition, correct. Their distribution is uneven, correct. They are inexhaustible is the wrong answer. They are exhaustible. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोड्यूसर ऑफ माइका? ऑब्वियसली झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश है, हमने पढ़ा है, बट कर्नाटका नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर? तो हमने पढ़ा है चिली जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिसेस विल नॉट कंजर्व LPG इन योर किचन? ऑब्वियसली अगर हम ओपन पैन में फूड को कुक कर रहे हैं लो फ्लेम में तो हमारी सब्जी बहुत देर तक फ्लो होगी, बहुत देर तक पकेगी, और LPG जो है हमारा मतलब हमारी गैस जो है वो ज़्यादा लगेगी। दैट्स वाई LPG जो है वो कंजर्व नहीं करेगा। Okay, so this is the end of third chapter. Thank you so much. So now let's come to the fourth chapter, which is agriculture. तो एग्रीकल्चर जो है हमारा दो वर्ड से मिलके बना है। एग्री मतलब सॉइल एंड कल्चर मतलब कल्टिवेशन एंड टिलिंग ऑफ सॉइल। ओके, सो एग्रीकल्चर जो है बहुत इम्पॉर्टेंट सेक्टर है हमारे पूरे मतलब पूरे अर्थ का। मतलब एग्रीकल्चर जो है जनरली 3 सेक्टर्स में हमारी कोई भी चीज़ डिपेंडेंट होती है। पहला है प्राइमरी, दूसरा है सेकेंडरी एंड तीसरा है टर्शरी। अब प्राइमरी सेक्टर की अगर बात करें तो प्राइमरी सेक्टर जो है किससे कनेक्ट रहता है? एक्सट्रैक्शन और प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब जो भी नेचुरल रिसोर्सेज का आप प्रोडक्शन करते हो और उसको एक्सट्रैक्ट करते हो, जैसे कि हो गया एग्रीकल्चर, फिशिंग और गैदरिंग। सेकेंडरी एक्टिविटी की बात करें तो वो प्रोसेसिंग के साथ रहता है, मतलब जैसे आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया मिनरल, अब उस कुछ प्रोसेस यूज़ करके आप उस इंडस्ट्रीज़ को उसको एज एन दूसरी इंडस्ट्री की तरह यूज़ करोगे। फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील, बेकिंग ऑफ ब्रेड, वीविंग ऑफ क्लॉथ। फिर टर्शरी की बात करें तो ये जो है टर्शरी इंडस्ट्री जो है ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ को, जैसे कि ट्रांसपोर्ट हो गया, बैंकिंग, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ये सब जो हो गए ये टर्शरी सेक्टर हो गया। ठीक है, तो एग्रीकल्चर जो है किस में आता है? हमारी प्राइमरी एक्टिविटी है, जिसमें क्या क्या इंक्लूड होते हैं? क्रॉप्स वगैरह, फ्रूट्स, वेजीज, फ्लावर्स, रियर लाइफ स्टॉक। ठीक है, तो ये सब इंक्लूड होता है। अगर वर्ल्ड में बात करें तो 50% जो है पर्सन इंगेज्ड हैं हमारे एग्रीकल्चर में, और उसमें से मतलब
और इंडिया की बात करें तो 2/3 जो है इंडिया की पॉपुलेशन वो जो है अभी भी एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से चीज़ों को कौन कौन से एग्रीकल्चर के नाम से जाना तो कौन कौन से कल्चर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहला एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर ऑब्वियसली कल्टिवेशन ऑन सॉइल, क्रॉप्स और रियर लाइफ स्टॉक, दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। सेरीकल्चर की बात करें तो ये सिल्क कल्टीवेशन से रिलेटेड है। पीसी कल्चर की बात करें तो मतलब फिश से रिलेटेड है। विटीकल्चर की बात करें तो कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स। एंड हॉर्टिकल्चर की बात करें तो हमारा फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स फॉर कमर्शियल यूज़ के लिए जो भी हम वो करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड हॉर्टिकल्चर। तो दीज आर द सम फैक्ट्स, अगर मैच द फॉलोइंग में आता है तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ लेट्स कम टू द फार्मिंग सिस्टम। फार्मिंग सिस्टम जो है ये एक टाइप का सिस्टम है जिसमें 3 चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि इनपुट हो गया, प्रोसेस हो गया एंड आउटपुट हो गया। तो ऑब्वियसली फार्मिंग सिस्टम है तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो इनपुट क्या क्या होंगे, सीड्स होंगे, फर्टिलाइजर्स होंगे, मशीनरी हो गई, लेबर हो गया, लैंड हो गया। प्रोसेस की बात करें तो प्लफिंग, सोइंग, इरिगेशन, वीडिंग, हार्वेस्टिंग। एंड आउटपुट क्या मिलेगा, ऑब्वियसली हमको क्रॉप्स मिलेगा, वूल मिलेंगे, डेयरी मिलेगी और पोल्ट्री मिलेगी, इंडस्ट्री। ठीक है, तो दीज आर द आउटपुट। नाउ लेट्स कम टू द टाइप्स ऑफ फार्मिंग। अब 2 टाइप्स के फार्मिंग होते हैं, पहला है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा है कमर्शियल फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग मतलब पीपल जो है खुद की नीड के लिए, मतलब जितनी उसको ज़रूरत है सिर्फ उतना जो है कल्टिवेट कर रहा हो, इसको हम बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। और ये जो है जनरली ये कैसे होती है, मतलब जब लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी होती है, हाउस होल्ड लेबर इन्वॉल्व होते हैं, तब ये सबसिस्टेंस फार्मिंग करते हैं। कमर्शियल फार्मिंग के उस दूसरी जगह अगर बात करें तो क्रॉप्स जो हैं ग्रोन होते हैं और एनिमल्स जो है रियर किए जाते हैं मार्केट में सेल करने के लिए। ठीक है, कोई भी चीज़ हम ग्रो कर रहे हैं तो वो मार्केट में सेल होगी, इस वजह से हम उसको ग्रो कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड कमर्शियल फार्मिंग। और इसमें जो है लार्ज लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। अब सब्सिस्टेंस फार्मिंग की बात करें तो 2 टाइप के सबसिस्टेंस फार्मिंग होते हैं, इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सबसिस्टेंस। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग की अगर बात करें तो एक से ज़्यादा क्रॉप जो है रीजन में स्मॉल एरिया में ग्रो किए जाते हैं बाय यूजिंग सिंपल टूल। फॉर एग्जांपल राइस जो है मेन क्रॉप की तरह यूज़ किया जाता है और अदर जो है वीट और मेज और पल्सेस जो हैं ये अदर की तरह यूज़ किए जाते हैं। ये जो है थिकली फॉरेस्टेड एरियाज़ में प्रिवलेंट है। प्रिमिटिव सबसिस्टेंस की अगर बात करें तो ये 2 टाइप के होते हैं, शिफ्टिंग कल्टिवेशन एंड नोमैडिक हर्डिंग। तो शिफ्टिंग कल्टिवेशन और स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर जो है इस कल्टिवेशन, ये मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था, तो वो सेम उसी से है। और नोमैडिक हर्डिंग क्या होती है, ये एरिड और सेमी एरिड रीजन्स में प्रैक्टिस की जाती है। हर्ड्समैन जो है एक प्लेस से दूसरी जगह मूव करते हैं फॉडर के साथ और अपने जो लाइफ स्टॉक है उनके सॉरी उनके साथ। ओके, अब आते हैं कमर्शियल फार्मिंग की अगर बात करें तो 3 टाइप की फार्मिंग होती है, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, मिक्स्ड फार्मिंग एंड प्लांटेशन। कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग की बात करें तो क्रॉप्स जो हैं वो ग्रो किए जाते हैं फॉर कमर्शियल पर्पस, फॉर एग्जांपल मेज और वीट हो गए। मिक्स्ड फार्मिंग की बात करें तो लैंड जो है वो यूज़ किया जाता है फॉर बोथ फूड एंड फॉडर क्रॉप्स और लाइफ स्टॉक के लिए। प्लांटेशन की अगर बात करें तो सिंगल क्रॉप्स जो हैं जैसे कि टी हो गया, कॉफ़ी हो गया, शुगर केन, वो ग्रो किया जाता है और लार्ज अमाउंट ऑफ लेबर और कैपिटल जो है प्लांटेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दिस इज़ कमर्शियल फार्मिंग। नाउ लेट्स कम टू द मेजर क्रॉप्स ऑफ इंडिया। मेजर क्रॉप्स जो हैं अपने इंडिया और वर्ल्ड के, तो सबसे पहला है राइस। राइस इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप। ये क्या है, जनरली ये क्वेश्चन जनरली आते हैं, क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं कि उनका टेम्परेचर पूछा जाता है, उनका रेनफॉल, कौन सी सॉइल जो है वो बेस्ट सुइटेबल है किस क्रॉप के लिए, ये सब जो है पूछा जाता है। तो सबसे पहले राइस की अगर बात करें तो राइस जो है ये मेजर फूड क्रॉप है। कहाँ पे ग्रो होता है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन्स में ग्रो होता है, जहाँ पे हाई टेम्परेचर होता है, हाई ह्यूमिडिटी और हाई रेनफॉल होती है, क्योंकि पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है राइस के लिए। और ये ग्रो कहाँ होता है, बेस्ट सुइटेबल होता है एलुवियल सॉइल और मतलब क्लेई सॉइल जो होती है जो कि वाटर को रिटेन करती है, उसके में ज़रूरी होता है। चाइना जो है लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, देन इंडिया, देन जापान, देन श्रीलंका। ठीक है, तो 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी, हाई रेनफॉल वाले रीजन में एलुवियल सॉइल में ग्रो होता है और क्लेई सॉइल में, ठीक है, जो कि वाटर को रिटेन करते हैं। फिर आते हैं वीट। वीट जो है ये मॉडरेट टेम्परेचर रिक्वायर करता है, दैट्स वाई ये नॉर्थ ईस्ट जब मानसून आता है हमारे, मतलब ठंडी आती है तब ग्रो किया जाता है। रेनफॉल जो है ग्रोइंग सीजन के टाइम पे बहुत ज़रूरी होता है, बट सनशाइन ज़रूरी है हार्वेस्ट के टाइम पे। वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल चाहिए इसके लिए, और एक्सटेंसिवली ये कहाँ पे, यूएसए, कनाडा, अर्जेंटीना, रशिया और इंडिया में विंटर में कल्टिवेट किया जाता है।
फिर मिलेट्स की बात करें, मिलेट्स जो है ये कोर्स ग्रेन है और ये ग्रो होता है लेस फर्टाइल और सैंडी सॉइल में, जैसे कि डेजर्ट एरियाज हो गए वहाँ पे। ये जो है हार्डी क्रॉप्स है जो कि जिसको लो रेनफॉल की ज़रूरत होती है और हाई टू मॉडरेट टेम्परेचर, एडिक्वेट रेनफॉल, ठीक है, ये लगता है। जावार, बाजरा एंड रागी जो है इंडिया में ग्रो होता है और नाइगर, नाइजीरिया और चाइना में भी मिलेट्स ग्रो होते हैं। फिर बात करें अगर मेज़ की, तो मेज़ जो है ये मॉडरेट टेम्परेचर इसको ज़रूरी होता है और रेनफॉल भी, और बहुत ज़्यादा सनशाइन की ज़रूरत होती है। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए इसके लिए, और नॉर्थ अमेरिका, ब्राज़ील, चाइना, रशिया, कनाडा, इंडिया, मैक्सिको में ये ग्रो होते हैं। फिर कॉटन की बात करें तो कॉटन जो है हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, याद रखिएगा हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल चाहिए। 210 डेज फॉस्ट फ्री डेज चाहिए एंड ब्राइट सनशाइन चाहिए जब वो ग्रो हो रहा हो। और ये जनरली किस पे ग्रो होता है सबसे अच्छे से, ब्लैक और एलुवियल सॉइल पे ज़्यादा अच्छे से ग्रो होता है। चाइना, यूएसए, इंडिया, पाकिस्तान जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है इसके। अब जूट जो है उसको क्या बोलते हैं, गोल्डन फाइबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जूट को हम गोल्डन फाइबर भी बोलते हैं। ये जो है एलुवियल सॉइल पे बहुत अच्छे से ग्रो होता है और इसके लिए हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल और ह्यूमिड क्लाइमेट की ज़रूरत पड़ती है। ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा ग्रो होता है। इंडिया और बांग्लादेश लीडिंग प्रोड्यूसर हैं जूट के। फिर आते हैं कॉफ़ी का, अगर बात करें तो ये जो है वार्म और वेट क्लाइमेट की ज़रूरत है और वेल लोमी सॉइल की ज़रूरत है। हिल स्लोप्स जो हैं सुइटेबल हैं। ब्राज़ील जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है, उसके बाद कोलंबिया, उसके बाद इंडिया। फिर टी की बात करें तो ब्रेवरेज क्रॉप जो है प्लांटेशन, ग्रोन ऑन प्लांटेशन, इसके लिए कूल क्लाइमेट की ज़रूरत है, हाई रेनफॉल की ज़रूरत है थ्रू आउट द ईयर, वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल की ज़रूरत है एंड जेंटल स्लोप चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टी। नाउ लेट्स कम टू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। अब एग्रीकल्चर डेवलपमेंट की बात करें तो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट जो है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमको फार्म प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए जो भी पॉपुलेशन की डिमांड इंक्रीज़ हो रही है उसको मीट करने के लिए फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना, दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। और ये अचीव कैसे किया जाता है, ऑब्वियसली क्रॉप एरिया इंक्रीज़ करिए, जो नंबर ऑफ़ क्रॉप्स हैं ग्रो हो कर रहे हैं उनको इंक्रीज़ करिए, इरिगेशन की कैपेसिटी जो है उनको इंक्रीज़ करिए, हाई वैरायटी सीड्स यूज़ करिए, मैकेनाइजेशन, जिसके कारण क्या होगा, इंटर्न ये सब सारी चीज़ें फूड सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करेंगी। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ एग्रीकल्चर चैप्टर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। हॉर्टिकल्चर मीन्स क्या होता है, ऑब्वियसली ग्रोइंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। गोल्डन फाइबर अभी मैंने बताया जूट को बोलते हैं और लीडिंग प्रोड्यूसर जो है कॉफ़ी का क्या है, ब्राज़ील। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ चैप्टर, इंडस्ट्रीज। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, प्लीज़ इसमें वेरी इंपॉर्टेंट आप डाल ही लीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर याद कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बहुत सारी चीज़ें कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताऊंगी। सो नाउ लेट्स कम टू द, हमने प्राइमरी इंडस्ट्री पढ़ ली विच इज़ एग्रीकल्चर। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ चैप्टर विच इज़ इंडस्ट्री एंड इट इज़ द सेकेंडरी एक्टिविटी। क्या है, सेकेंडरी एक्टिविटी है। सेकेंडरी एक्टिविटी ये क्या करती है, रॉ मटेरियल को चेंज करती है उस प्रोडक्ट में जो कि मोर वैल्यूएबल थिंग्स प्रोवाइड कर सके। फॉर एग्जाम्पल पेपर जो, पल्प जो है पेपर में चेंज होता है, पेपर जो है नोटबुक में चेंज करते हैं। इंडस्ट्री क्या होती है, इंडस्ट्री वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो किससे कनेक्टेड होती है, प्रोडक्शन, गुड्स के प्रोडक्शन के, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल से और प्रोविजन ऑफ सर्विसेज से। फॉर एग्जांपल आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, कोल माइनिंग इंडस्ट्री हो गई, टूरिज्म इंडस्ट्री हो गई। अब क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री की अगर बात करें तो इंडस्ट्रीज जो है क्लासिफाइड है बहुत सारे बेसिस पे, और ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल की अगर बात करें तो इंडस्ट्रीज जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री होती है, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री होती है, मरीन बेस्ड एंड फॉरेस्ट बेस्ड। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री वो होती है जिसमें एनिमल वेस्ट प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारी हो गई फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, वेजिटेबल ऑयल इंडस्ट्रीज। मिनरल बेस्ड जो होती हैं, मिनरल ओर यूज़ करती हैं एज अ रॉ मटेरियल, जैसे कि आयरन ओर यूज़ किया जाता है आयरन बनाने के लिए, रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग एंड रेलवेज। मरीन बेस्ड हो गए, प्रोडक्ट ऑफ सीज एंड ओशियंस एज अ रॉ मटेरियल, एंड फॉरेस्ट बेस्ड हो गए, फॉरेस्ट एज अ रॉ मटेरियल को यूज़ किया जाता है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ साइज बात करें तो ऑन द बेसिस ऑफ साइज की अगर बात करें तो जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड होता है, नंबर ऑफ पीपल्स कितने एम्प्लॉयड होते हैं, वॉल्यूम क्या है प्रोडक्शन का, वो जो है इस पर भी हमारी इंडस्ट्री डिपेंड करती है। इसमें दो टाइप की इंडस्ट्री होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो बहुत कम कैपिटल की ज़रूरत हो, बहुत कम टेक्नोलॉजी की ज़रूरत हो, जो हैंड से किया जाती हो, दैट इज कॉल्ड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो इंडस्ट्रीज जो कि लार्ज कैपिटल यूज करें और लार्ज टेक्नोलॉजी, दैट इज कॉल्ड लार्ज स्केल इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल ऑटोमोबाइल एंड हैवी मशीनरी जो हो गए हमारे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो गए।
फिर आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप की अगर बात करें तो प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज जो पूरी तरह इंडिविजुअल ऑपरेट और ओन कर रहे हो। पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट सच एज HAL, CIL, SAIL, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। एंड जॉइंट सेक्टर की बात करें तो जो इंडिविजुअल और गवर्नमेंट दोनों होल्ड कर रहे हो, फॉर एग्जांपल मारुति। एंड कोऑपरेटिव सेक्टर की बात करें जो ओन्ड और ऑपरेट कौन कर रहे हो, प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स जो है रॉ मटेरियल के वही यूज़ कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड इंडस्ट्री जो है इन बेसिस पे क्लासिफाइड है। नाउ लेट्स कम टू द फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ये बहुत अच्छे से याद कर लीजिए क्योंकि आगे जो एग्जाम्पल्स आएंगे उसमें ये यूज़ होने वाला है। तो फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करते हैं किसी भी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के। ऑब्वियसली सबसे पहला फैक्टर हमने पढ़ा है ये रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट किसी भी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए। दूसरा क्या है, मार्केट में, क्योंकि उसको सेल करने के लिए भी कुछ चीज़ होनी चाहिए, तो मार्केट। तीसरा क्या है, ट्रांसपोर्ट, क्योंकि उसको ले जाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होना चाहिए। चौथा क्या है कि इंडस्ट्री सेटअप ही करनी है जहाँ पे, तो हाँ उसके लिए लैंड अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी मतलब पावर होना चाहिए, और कैपिटल अवेलेबल होना चाहिए, और लेबर अवेलेबल होना चाहिए उस इंडस्ट्रीज में वर्क करने के लिए। तो दीज आर द फैक्टर्स जो कि लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज को अफेक्ट करते हैं। नाउ लेट्स कम टू इंडस्ट्रियल सिस्टम। तो हमने जैसे फार्मिंग सिस्टम पढ़ा, फार्मिंग सिस्टम में इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट होते हैं, वैसे ही इंडस्ट्रियल सिस्टम में भी इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट होते हैं। इनपुट की अगर बात करें तो हमारा रॉ मटेरियल हो गया, लेबर हो गया, कॉस्ट ऑफ लैंड हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, पावर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। प्रोसेस की बात करें तो रॉ मटेरियल को जो फिनिश गुड में कन्वर्ट करते हैं दैट इज कॉल्ड प्रोसेसेस। आउटपुट की बात करें तो एंड प्रोडक्ट और इनकम जो भी हमको अर्न मिलती है उसको हम बोलते हैं आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो जो हमारा इनपुट होगा वो हमारा होगा कॉटन, हैवी लेबर, फैक्ट्री एंड ट्रांसपोर्ट। प्रोसेस की बात करें तो गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड डाइंग, प्रिंटिंग। एंड आउटपुट की बात करें तो शर्ट, पैंट दैट वी वियर। ओके, सो दिस इज द इंडस्ट्रियल सिस्टम। नाउ लेट्स कम टू द इंडस्ट्रियल रीजन। तो इंडस्ट्रियल रीजन जो है एमर्ज हुआ जब बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो हैं एक दूसरे के पास आने लगी और बहुत सारे बेनिफिट शेयर करने लगी। तो मेजर इंडस्ट्रियल रीजन की अगर बात करें ऑफ द वर्ल्ड में कौन कौन सी हैं, तो ईस्ट नॉर्थ अमेरिका है, वेस्ट एंड सेंट्रल यूरोप है, ईस्टर्न यूरोप और ईस्ट एशिया है। और अगर इंडिया की बात करें तो हमारी मुंबई पुणे क्लस्टर है, बैंगलोर तमिलनाडु रीजन है, हुगली रीजन है, अहमदाबाद बड़ौदा रीजन है, छोटा नागपुर प्लेट्यू, विशाखापट्टनम एंड कोल्लम तिरुवनंतपुरम। ठीक है, तो दीज आर द मेजर इंडस्ट्रीज जो क्लस्टर्स है इंडिया में लोकेटेड है। अगर मेजर इंडस्ट्रीज रीजन की अगर बात करें तो वो जनरली लोकेटेड होती है हमारी कहाँ, टेम्परेट एरिया नियर द सी पोर्ट्स, स्पेशली नियर कोल फील्ड्स के पास जो है लोकेटेड होती हैं। तो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू you have in your mind, मतलब you have must in your mind. Okay, so now let's come to the industrial disaster. तो industrial disaster अब हम पढ़ते हैं कि इंडस्ट्रीज तो लोकेट हो गई, सारी चीज़ हो गई, अब इंडस्ट्रियल डिजास्टर भी एक नाम की चीज़ होती है जो कि आपने पढ़ा होगा, भोपाल गैस ट्रेजेडी जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हमेशा से रही है। तो इंडस्ट्रीज अगर बात करें तो एक्सीडेंट और डिजास्टर जो है होते रहते हैं बिकॉज ऑफ इररिस्पॉन्सिबल हैंडलिंग ऑफ हजार्डियस वेस्ट और टेक्निकल फेलर की वजह से। फॉर एग्जांपल अगर बात करें इंडिया में अगर बात करें तो बॉम्बे गैस ट्रेजेडी जो थी, जहाँ पे मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है वो रिलीज हो गया था, लीक हो गया था यूनियन कार्बाइड जो इंडस्ट्री थी उससे, जिसके कारण बहुत सारे पीपल की डेथ हो गई थी। और अभी भी बहुत सारे जो पीपल बच गए उनमें बहुत सारी लाइफ थ्रेटनिंग डिसीज़ जो है वो उनमें हो गई हैं, उनसे सफ़र कर रहे हैं। अभी रिसेंटली में कोविड के टाइम पे विशाखापट्टनम में भी स्टाइरीन गैस रिलीज़ हुई थी जिसके कारण बहुत लोगों को इफेक्ट हुआ था। तो इंडिया में अभी रिसेंट का एग्जांपल वो भी आप नोट कर लीजिएगा, वो मैंने लिखा नहीं है। अगर चाइना की बात करें, वर्ल्ड में अगर बात करें, वेट अ मिनट, सॉरी, इन चाइना 23 दिसंबर 2005 को चाइना में भी गैस जो है लीक हुआ था। 243 पीपल ख़त्म हो गए थे, 9000 इंजर्ड हो गए थे और 64,000 इवैक्यूएट किए गए थे। ठीक है, तो इस टाइप की आप अगर केस स्टडीज़ लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा। ओके, तो देखिए एनसीईआरटी कितना बेस्ट सोर्स है किसी भी मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी एंड फॉर प्रीलिम्स ऑल्सो। अब रिस्क को रिड्यूस कैसे किया जाता है, तो ऑब्वियसली डेंसली पॉपुलेटेड जो एरिया है वो वहाँ पे जो सेपरेट करना चाहिए हमको इंडस्ट्रियल एरिया से, पीपल को अवेयर कराना चाहिए जो भी हमारे इंडस्ट्रियल रीजन्स पे लोकेटेड मतलब उस एरिया में विसिनिटी पे लोकेटेड है, तो उनको ये बताना चाहिए कि भाई ये टॉक्सिन इंडस्ट्रीज़ ये हैं, इसमें ये टॉक्सिन्स प्रेजेंट है, तो आपको आप अवेयर रहिए इन सब चीज़ों से। फायर वार्निंग और फाइटिंग सिस्टम लगाना चाहिए।
स्टोरेज कैपेसिटी जो है टॉक्सिक सब्सटेंस की उसको भी लिमिट करना चाहिए, और पॉल्यूशन, डिस्पर्शन और क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना चाहिए। तो दिस आर द रिस्क रिडक्शन। नाउ लेट्स कम टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज। तो वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं? ऑब्वियसली आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज द मेजर इंडस्ट्री, देन टेक्सटाइल, देन आईटी इंडस्ट्री। आयरन और टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है, एंड आईटी इंडस्ट्री जो है एमर्जिंग इंडस्ट्री है, उसको हम सनशाइन इंडस्ट्री भी बोलते हैं। नाउ लेट्स कम टू द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट मार्क इट इज इन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जो मैं एग्जाम्पल देने वाली हूँ जमशेदपुर एंड ऑल, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी मेंस आंसर राइटिंग के लिए एंड फॉर ज्योग्राफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स, ओके। सो आयरन स्टील इंडस्ट्री क्या होता है? बहुत सारे इनपुट प्रोसेसेस और आउटपुट से मिलके बना है। ये फीडर इंडस्ट्री है जहाँ पे ये जो है रॉ मटेरियल, मतलब प्रोडक्ट यूज एज अ रॉ मटेरियल फॉर अदर इंडस्ट्रीज। इसका प्रोडक्ट जो है रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है फॉर अदर इंडस्ट्रीज़ के लिए। अगर इनपुट की बात करें इस इंडस्ट्रीज़ के लिए, तो रॉ मटेरियल कोल, लाइमस्टोन, आयरन उनकी ज़रूरत पड़ती है, कैपिटल, लेबर, साइट, इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रोसेस की बात करें तो आयरन को हमको स्टील में कन्वर्ट करना है, तो रॉ मटेरियल जो है ब्लास्ट फर्नेस में रखा जाएगा, उसके बाद उसको स्मेल्टिंग किया जाएगा, जहाँ पे वो स्मेल्टिंग होगा। स्मेल्टिंग मतलब मेटल जो है एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ओर से, उसको हीट करने पे, ठीक है, बियॉन्ड मेल्टिंग पॉइंट जब उसको हीट करेंगे तो मेटल उससे एक्सट्रैक्ट किया जाएगा, उसके बाद उसको रिफाइन किया जाएगा। फिर आउटपुट जो ऑब्टेन होगा वो स्टील होगा, और वो जो है अदर इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ हो सकता है। अब स्टील जो है ये टफ और ईजिली शेप किया जा सकता है और कट किया जा सकता है, और उसको वायर की तरह ही बनाया जा सकता है। स्पेशल अलॉयज़ जो हैं स्टील के, उसमें एक स्मॉल अमाउंट ऑफ अदर मेटल्स का ऐड करके हम एल्यूमिनियम, निकल और कॉपर भी बना सकते हैं। स्टील जो है ऑफन कॉल्ड बैकबोन ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री। तो स्टील की क्या बोलते हैं? बैकबोन, जो बैकबोन बोलते हैं मॉडर्न इंडस्ट्री का, ठीक है। अब लोकेशन ऑफ स्टील इंडस्ट्री वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद कर लीजिए क्या क्या लोकेशन, कैसे कैसे लोकेशन चेंज हुई स्टील इंडस्ट्री की। तो सबसे पहले अगर बात करें तो बिफोर 1800 AD आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो थी वहाँ पे लोकेटेड थी, जहाँ पे रॉ मटेरियल, पावर सप्लाई और वाटर जो था इजीली अवेलेबल था। तो 1800 के पहले ऐसे था कि जहाँ पे रॉ मटेरियल, वाटर सप्लाई और पावर जो है हमको ईजिली अवेलेबल था। बट लेटर जो है आइडियल लोकेशन हो गई इंडस्ट्री के लिए, स्टील इंडस्ट्री के लिए, जो जहाँ पे कोल फील्ड्स लोकेटेड थे, ठीक है, क्लोज टू कैनाल्स और रेलवेज। बट आफ्टर 1950 आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो है फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स लोकेट हो गए। क्यों लोकेट हो गए? बिकॉज वो जो है इम्पोर्ट के लिए बहुत ईजिली हो गया कि जो भी हमारे पास प्रोडक्ट नहीं है उसको हम इम्पोर्ट कर सकें और स्टील को एक्सपोर्ट भी कर सकें। तो ये जो है इसलिए फिर उसके बाद फ्लैट लैंड नियर सी पोर्ट्स के पास लोकेट हो गया। इन इंडिया अगर बात करें तो आयरन और स्टील इंडस्ट्री फ्लरिश्ड हुआ, जिसका क्यों फ्लरिश्ड हुआ? बिकॉज ऑफ रॉ मटेरियल अवेलेबल था, लेबर चीप थे, ट्रांसपोर्ट था, मार्केट था। इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स अगर बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से याद कर लीजिए इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स कौन कौन से हैं। भिलाई, दुर्गापुर, बुरहानपुर, जमशेदपुर, राउरकेला एंड बोकारो जो कि झारखंड में है। भद्रावती एंड विजयनगर कहाँ पे है? कर्नाटका में है। विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, एंड सलेम जो है तमिलनाडु में है। तो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ लेट्स कम टू सम इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है ये है जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट। वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई क्वेश्चन आता है कि राइट अबाउट जमशेदपुर, वाई जमशेदपुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज फेमस फॉर, व्हाट फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर जमशेदपुर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, देन यू हैव टू राइट इट वेरी थरली बिकॉज एनसीईआरटी में ये गिवन है बहुत अच्छे से, इसलिए मैंने यहाँ पे भी नोट डाउन कर दिया है। नाउ लेट्स कम टू द जमशेदपुर आयरन एंड स्टील प्लांट। बिफोर 1947 अगर बात करें, 1947 इंडिपेंडेंस के पहले वहाँ पे सिर्फ एक ही इंडस्ट्री होती थी, टिस्को जिसको बोला जाता, टाटा आयरन एंड स्टील प्लांट। ये जो है प्राइवेटली ओन था। आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ? इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया और बहुत सारे आयरन और स्टील प्लांट्स को सेटअप किया। टिस्को जो है स्टार्ट कहाँ हुआ? साक्षी, जो कि किस रिवर के पास है? सुबर्ण रेखा और खरखई रिवर के पास है, जो कि झारखंड में है। उसी को लेटर रिनेम करके क्या बोला गया? जमशेदपुर बोला गया, ठीक है। अब ये क्यों चूज किया गया एज ए स्टील प्लांट? तो मैंने बताया क्या क्या चीज़ें स्टील प्लांट के लिए ज़रूरत होती है, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंडस्ट्रीज के। तो सबसे पहला हो गया रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल जो है जैसे कि आयरन ओर हो गया, मैग्नीज कोल डिपॉजिट हो गया, एज वेल एज कोलकाता विच इज़ प्रोवाइड मार्केट प्रोवाइड करता है। ये जो
है यहाँ पे लोकेटेड है, दैट्स वाई जो है जमशेदपुर में रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है एंड कोलकाता जो है एज अ मार्केट प्रोवाइड करता है, मार्केट की तरह प्रोवाइड करता है। ये जो प्लेस है ये 32 किलोमीटर अवे है फ्रॉम द कालीमाती स्टेशन ऑफ बंगाल नागपुर रेलवे लाइन, तो वहाँ से ईजिली ट्रांसपोर्टेशन हो सकता है। टिस्को जो है कोल कहाँ से लाती है, झारिया से लाती है, और आयरन और लाइमस्टोन डोलोमाइट मैग्नीज जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ से लाती है। और हमने पढ़ा तीसरा फोर्थ थिंग्स खरखई और सुवर्णरेखा रिवर पे है जहाँ पे सफिशिएंट वाटर अवेलेबिलिटी है, तो इसलिए जमशेदपुर जो है वो एज अ स्टील इंडस्ट्री चूज की गई। यहाँ पे देखिए एग्जांपल, जैसे कि दिस इज टाटा नगर रेलवे स्टेशन, यहाँ पे टाटा स्टील वर्क है, जमशेदपुर एयरपोर्ट है, ठीक है, जू है, साक्षी है, गल्फ कोर्स है, तो ये खरखई रिवर हो गई, सुवर्ण रेखा रिवर हो गई, तो ये सब इजीली अवेलेबल होने के कारण जो है हमारा जमशेदपुर जो है बहुत इंपॉर्टेंट आयरन स्टील प्लांट है। नाउ लेट्स कम टू द पिट्सबर्ग, जो है कहाँ पे है, अमेरिका में है। ये क्या है, स्टील सिटी है यूएसए की। इसके लोकेशनल एडवांटेजेस क्या क्या हैं, रॉ मटेरियल कोल जो है वो लोकली अवेलेबल है, और आयरन ओर जो है कहाँ से ले आया जाता है, मिनेसोटा आयरन माइंस से ले आया जाता है। बेस्ट रूट है फॉर शिपिंग बिकॉज इट इज़ चीपली, बिकॉज ये चीपर होता है, और ग्रेट लेक्स वाटरवे, ओयो मोनोगेला एंड एलिगेनी रिवर्स जो है ये एडिक्वेट वाटर सप्लाई प्रोवाइड करती है, इसलिए ये यहाँ पे लोकेटेड है। नाउ लेट्स कम टू द कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छे से जमशेदपुर क्यों इंपॉर्टेंट है एंड पिट्सबर्ग। नाउ लेट्स कम टू द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो ये डिवाइडेड है ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल जो कि उसमें यूज़ हो रहा है। तो रॉ मटेरियल क्या यूज़ हो रहा है, हम फाइबर यूज़ करते हैं एज अ रॉ मटेरियल, और फाइबर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, पहला होता है नेचुरल, दूसरा होता है मैनमेड। नेचुरल फाइबर्स वो होते हैं जो नेचुरल प्रोसेस से ऑब्टेन किए जाते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉम वूल, सिल्क, कॉटन, लेनिन, जूट जो है ये हमारे नेचुरल फाइबर्स है। मैनमेड फाइबर्स कौन से होते हैं, फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम नाइलॉन, पॉलिस्टर, आर्सिलिक एंड रेयन, तो ये सब होते हैं मैनमेड फाइबर। ये क्या है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंडस्ट्री है वर्ल्ड की, ठीक है, आपको पता होगा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पे 18th सेंचुरी में, टिल इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कॉटन क्लोथ जो है जनरली हैंड से बनाए जाते हैं, हैंड स्पिनिंग और टेक्निक से, बट 18th सेंचुरी जब स्टार्ट हुआ तो पावर लूम फैसिलिटेट हुआ बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन इन ब्रिटेन, ठीक है, और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में। इंडिया का जो है ग्लोरियस ट्रेडिशन है प्रोड्यूसिंग बेस्ट कॉटन, बेस्ट क्वालिटी ऑफ कॉटन, बट ब्रिटेन जब आया, मतलब ब्रिटेन रूल्स के आने से पहले, क्योंकि इंडिया जो है बहुत सारे हैंड वुबन क्लॉथ्स जो है बनाता था जिसकी ग्रेटर डिमांड थी वर्ल्ड मार्केट में, फॉर एग्जांपल मुस्लिम्स ढाका, चिंतेज मसौलीपट्टनम, कैलिकोज ऑफ कलकत्ता, सूरत, बड़ोदरा, गोल्ड राउट इन बुरहानपुर, ठीक है। बट प्रोडक्शन जो है हैंड वुबन कॉटन टेक्सटाइल का बहुत एक्सपेंसिव था और टाइम कंज्यूमिंग था, बट जैसे ही इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ ब्रिटेन में, उसके कारण क्या हुआ, मैकेनाइजेशन बहुत ज़्यादा हुआ, तो हमारा जो इंडस्ट्रीज थी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो ज़्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं रह गई इन टर्म्स ऑफ मतलब उनके सामने, इन फ्रंट ऑफ जो भी हमारी क्या बोलते हैं ब्रिटेन की जो भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उनके सामने जो है ज़्यादा कंपटीशन नहीं रह गया, क्योंकि वो बहुत चीप थे और गुड क्वालिटी फाइबर्स थे। बट फर्स्ट सक्सेसफुल मैकेनाइज्ड टेक्सटाइल मिल जो है वो कहाँ पे इस्टेब्लिश की गई, हमारी मुंबई में इस्टेब्लिश की गई 1854 में। क्यों इस्टेब्लिश की गई मुंबई में, और जगह क्यों इस्टेब्लिश नहीं की गई, क्योंकि मुंबई में वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट था, क्योंकि कॉटन के लिए हमको वार्म मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए, पोर्ट फैसिलिटी थी, मुंबई पोर्ट था, रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी थी और स्किल्ड लेबर थे, ओके, दैट्स वाई इंडस्ट्री जो है हमारी मुंबई में सेटअप हुई। बट अभी क्या हो रहा है, इंडस्ट्री जो है धीरे धीरे अदर पार्ट्स में भी सेटअप होने लगी। वाई, बिकॉज ह्यूमिडिटी क्यों इंडस्ट्री अदर सेक्टर्स में होने लगी, बिकॉज ह्यूमिडिटी जो है आर्टिफिशियली क्रिएट किया जा सकता है, और रॉ कॉटन जो होता है वो प्योर होता है और ना ही वो वेट लूजिंग रॉ मटेरियल नहीं होता है, ठीक है। दैट्स वाई आप कहीं भी इंडस्ट्री को सेटअप कर सकते हैं। तो इंडस्ट्रीज कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, पुडुचेरी, पानीपत, यहाँ सब भी इंडस्ट्रीज सेटअप की गई। अब सब इंपॉर्टेंट लोकेशन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर बात करें तो सबसे पहला अहमदाबाद इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री सेक्टर। ये क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट टेक्सटाइल सिटी है आफ्टर द मुंबई, और इसको ही मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, ओके। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको याद होगा लोथल को मैनचेस्टर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे, अभी क्या है इसको मैनचेस्टर ऑफ कॉटन बोलते थे, यहाँ पे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं। अब फेवरेबल लोकेशनल फैक्टर्स क्या क्या हैं अहमदाबाद को एज अ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री बनाने के लिए, तो सबसे पहला ये जो है
कॉटन ग्रोइंग जो एरियाज हैं उनके क्लोजली लोकेटेड है, तो इसलिए रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल है। फिर क्लाइमेट जो है वार्म और वेट है, जो कि आइडियल है स्पिनिंग और वीविंग के लिए। फ्लैट टेरेन है और इजी अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है। सुवर्ण रेखा रिवर पे है। डेंसली पॉपुलेटेड है बिकॉज सेमी स्किल्ड और स्किल्ड लेबर इजीली प्रोवाइड हो जाते हैं। मुंबई पोर्ट है इंपोर्ट ऑफ मशीन को इंपोर्ट करने के लिए और कॉटन को एक्सपोर्ट करने के लिए। वेल डेवलप्ड रोड और रेलवे नेटवर्क है, जिसके कारण ईजी ट्रांसपोर्टेशन हमको मिल जाता है और उसी के कारण हमको ईजी मार्केट भी मिलता है। बट रिसेंट ईयर्स में अगर बात करें तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। क्यों? बिकॉज ऑफ न्यू टेक्सटाइल सेंटर्स जो हैं डेवलप हो रहे हैं कंट्रीज में, एज वेल एज इसका मशीन्स और जो भी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है यहाँ पे इन मिल्स में, उनका अपग्रेडेशन नहीं किया गया है। दैट्स वाई ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई एक छोटा सा स्निपेट लिखा था एनसीईआरटी में, जो कि मैंने यहाँ नोट डाउन कर दिया है। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल जो है इस्टेब्लिश हुई थी फोर्ट ग्लॉस्टर में नियर वेस्ट बंगाल कोलकाता, बट वो बंद हो गई थी, उसके बाद मुंबई में खोली गई थी। नाउ लेट्स कम टू ओसाका। ओसाका कहाँ है? जापान में। ये भी एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसको मैनचेस्टर ऑफ जापान बोलते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एज अ क्यों कॉटन इंडस्ट्री डेवलप हुई, क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? तो एक्सटेंसिव प्लेन है जो ओसाका रीजन का, वो हमको लैंड अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करता है। वार्म ह्यूमिड क्लाइमेट है, वेल सूट करता है स्पिनिंग और वीविंग के लिए। रिवर याडो जो है वो वाटर प्रोवाइड करती है मिल को। लेबर अवेलेबल है। लोकेशन ऑफ पोर्ट जो है इजीली अवेलेबल है। लोकेशन ऑफ पोर्ट जो है वहाँ पे एक पोर्ट सिचुएटेड है, दैट्स वाई इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो पॉसिबल है। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ इंडस्ट्रीज चैप्टर। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन। फोर्ट ग्लॉस्टर जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है? वेस्ट बंगाल में। और नेचुरल फाइबर कौन सा है? जूट इज अ नेचुरल फाइबर। नाइलॉन एंड आर्सेनिक जो है वो नेचुरल फाइबर नहीं है, मैन मेड फाइबर है। ओके, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए जमशेदपुर एंड अहमदाबाद, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या क्या लोकेशनल फैक्टर इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स कम टू द 6th चैप्टर विच इज द लास्ट चैप्टर ऑफ क्लास 8th एनसीईआरटी, ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या होते हैं? ह्यूमन से आपको ही पता चला होगा कि मतलब जो हमारी पॉपुलेशन है वो एज अ ग्रेट रिसोर्सेज है, अगर उसको प्रॉपर स्किल प्रोवाइड की जाए, प्रॉपर नॉलेज प्रोवाइड की जाए। तो पीपल्स आर नेशंस ग्रेटेस्ट रिसोर्सेज। विदाउट पीपल नेशन एंड नेचर आर नथिंग। ओके, ये पीपल की डिमांड होती है और उनकी एबिलिटी होती है कि वो जो है अपनी नॉलेज और स्किल यूज़ करके किसी भी सब्सटेंस को रिसोर्स बना सकते हैं, जो कि हमने पढ़ा। हेंस ह्यूमन रिसोर्सेज अल्टीमेट रिसोर्स। ठीक है, बट सेम लाइक अदर रिसोर्सेज अगर बात करें तो ह्यूमन रिसोर्सेज भी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, जो कि हमने मिनरल रिसोर्सेज भी पढ़ा, हमने सॉइल भी पढ़ा, हमने लैंड भी पढ़ा। वाई? क्योंकि बिकॉज उनका एजुकेशन लेवल अलग है, स्किल लेवल अलग है, एज लेवल अलग है, सेक्स लेवल अलग है। ठीक है, अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन पढ़ते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब होता है द वे, मतलब पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन कैसे हम पता लगा सकते हैं। पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, किस तरह पीपल स्प्रेड है पूरे कंट्रीज में, अर्थ सरफेस में, उसका मतलब होता है इज नोन एज पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बात करें तो मोर देन 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है वो 10% ऑफ लैंड सरफेस में रहती है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 90% जो पीपल है 10% में रहती है। क्यों? क्योंकि कुछ एरियाज जो हैं स्पार्शली पॉपुलेटेड है और कुछ एरियाज क्राउडेड है। तो जो एरियाज क्राउडेड है वो कौन कौन से हैं? साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप। Some are sparsely populated, जैसे कि हाई लैटिट्यूड एरियाज, हाई माउंटेन एरियाज एंड एरियाज ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। मोर पीपल जो है, सबसे ज़्यादा पीपल किधर रहते हैं? इक्वेटर के नॉर्थ साइड रहते हैं। साउथ की साइड जो है बहुत कम पीपल रहते हैं। क्यों? बिकॉज साउथ में कोई भी लैंड मास ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, नॉर्थ में बहुत ज़्यादा लैंड मास अवेलेबल है। दैट्स वाई पीपल जो है लैंड मासेस में रहते हैं। साउथ जो है, इक्वेटर का जो साउथ है वो थोड़ा पूरी तरह मतलब ओशियन से घिरा हुआ है, दैट्स ओशियन ही है पूरा, इसलिए वहाँ पे ज़्यादा पीपल नहीं रहते। Now let's come to the density of population. So what is density? Population density. तो number of people एक किसी यूनिट एरिया में रह रहे हों अर्थ सरफेस के, that is called population density. For example, this is a unit area. यहाँ पे कितने population रह रहे हैं, तो ये हो गए हमारे population। तो इस population को, इसको हम क्या बोलेंगे? population density बोलेंगे। ओके, तो population density ये होती है। एक्सप्रेस किस टर्म्स में होती है? पर स्क्वायर किलोमीटर में होती है। एवरेज डेंसिटी अगर पॉपुलेशन में वर्ल्ड की पॉपुलेशन में बात करें तो 45% पर किलोमीटर स्क्वायर है।
जिसमें से साउथ सेंट्रल एशिया में ज़्यादा है पॉपुलेशन डेंसिटी, उसके बाद ईस्ट एंड साउथ ईस्ट एशिया में। एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर इंडिया में बात करें तो 324 पर किलोमीटर स्क्वायर है। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे कि हमने इंडस्ट्रीज का पढ़ा, सॉइल का पढ़ा। नाउ लेट्स कम टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहले जोग्राफिकल फैक्टर्स आते हैं, दूसरा आता है सोशियो कल्चर इकोनॉमिक फैक्टर। तो जोग्राफिकल फैक्टर्स में अगर बात करें तो सबसे पहला आता है टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब होता है कि प्लेन एरिया है, माउंटेनियस एरिया है, प्लेट्यूज है उसमें। तो प्लेन एरियाज जनरली हमने देखा है कि प्लेन एरियाज जो है हमारे फर्टाइल रीजन होते हैं, दैट्स वाई जो पीपल है वो प्लेन एरियाज को ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन माउंटेन एंड प्लेट्यूज। फॉर एग्जांपल गंगा प्लेन अगर बात करें तो हमारा डेंसली पॉपुलेटेड है, और हिमालयस एल्स जो है माउंटेन्स हो गए हमारे स्पार्शली पॉपुलेटेड हैं। फिर क्लाइमेट, दूसरा है क्लाइमेट। क्लाइमेट जो है एक्सट्रीम जो क्लाइमेट होता है उसको अवॉइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल इक्वेटोरियल रीजन को अवॉइड करते हैं, सहारा हो गया जहाँ पे हॉट डेजर्ट है उसको अवॉइड करते हैं, और जो अपर पोलर रीजन के जो भी रशिया, कनाडा, अंटार्कटिका के रीजन है उनको भी अवॉइड करते हैं। फिर सॉइल ऑब्वियसली फर्टाइल सॉइल प्रेफर करते हैं, दैट्स वाई उनको एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर के लिए अवेलेबल हो, जैसे कि प्लेन ऑफ गंगा ब्रह्मपुत्र, नाइल जो है इजिप्ट में हो गया, चैंगजियांग चाइना में हो गया। फिर वाटर, जहाँ पे फ्रेश वाटर अवेलेबल है वहाँ पे पीपल्स जो है डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज रहते हैं। मिनरल्स की अगर बात करें तो एरियाज जहाँ पे मिनरल डिपॉजिट ज़्यादा हो वो डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, फॉर एग्जांपल डायमंड माइंस जो है साउथ अफ्रीका में वो डेंसली पॉपुलेटेड है। ओके, नाउ लेट्स कम टू द सोशल एंड कल्चरल इकोनॉमिक फैक्टर्स। अब सोशल की बात करें तो एरियाज जो है जहाँ पे बेटर हाउसिंग, एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ ये सब ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल हो वो जो है हमारा डेंसली पॉपुलेटेड होगा, एग्जाम्पल पुणे एंड मुंबई। ओके, अगर रूरल एरियाज में जाएंगे तो वो जो है ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड नहीं होगा। फिर कल्चरल की बात करें तो प्लेसेस जहाँ पे रिलीजन और कल्चरल सिग्निफिकेंस ज़्यादा हो वो ज़्यादा पीपल्स को अट्रैक्ट करती है, जो हमारे एज ओल्ड पीपल है उनको ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, फॉर एग्जाम्पल वाराणसी हो गया, जेरूसलम हो गया, वाटिकन सिटी हो गया। फिर इकोनॉमिक की बात करें, इंडस्ट्रीज जो भी एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती हैं, अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं, वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को अट्रैक्ट करती हैं अपनी तरफ, जैसे कि ओसाका जापान में हो गया, मुंबई इंडिया में हो गया, क्योंकि मुंबई में ज़्यादा पॉपुलेशन है, बिकॉज इंडिया जो हर जगह से माइग्रेट होकर मुंबई में जाती है फॉर द एम्प्लॉयमेंट। ओके, so this is the factor affecting distribution of population. Now let's come to the population change. पॉपुलेशन चेंज का मतलब होता है कि चेंज इन नंबर ऑफ पीपल ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक टाइम, कितने टाइम में, मतलब इस टाइम में, इस एक स्पेसिफिक टाइम में कितने नंबर ऑफ पीपल जो है चेंज हुए। तो वर्ल्ड पॉपुलेशन जो है आपको पता है डे बाय डे इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? बिकॉज ऑफ बर्थ रेट एंड डेथ रेट जो है वो चेंज हो रहे हैं। ओके, बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइफ, मतलब कितने जन्मे पर 1000 पीपल में, और डेथ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ, मतलब कितने मर गए पर 1000 पीपल में, तो दैट इज कॉल्ड डेथ रेट। और तीसरा चीज़ जो जिससे हमारा पॉपुलेशन चेंज इफेक्ट होता है दैट इज माइग्रेशन। तो मूवमेंट ऑफ पीपल, माइग्रेशन मतलब क्या होता है? पीपल का एक जगह से दूसरी जगह जाना, या फिर मतलब एक जगह से निकल जाना दूसरी जगह जाना, भले वो किसी के लिए भी हो, एम्प्लॉयमेंट और इन सब चीज़ों के लिए हो, तो मतलब इन सब चीज़ों के लिए हो, तो पीपल, दैट इज कॉल्ड माइग्रेशन। अब माइग्रेशन दो टाइप के होते हैं, इमाइग्रेशन और इमिग्रेंट्स। ठीक है, इमिग्रेंट्स तो पीपल जो कंट्री को लीव करते हैं, मतलब जो कंट्री को छोड़ते हैं, जहाँ से वो जाते हैं, उनको एमिग्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल सूडान जो है वो पॉपुलेशन को लूज कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली पॉपुलेशन हमारी कम हो जाएगी। इमिग्रेंट्स क्या होते हैं? जहाँ पे कंट्री जिस कंट्री में वो अराइव हो रहे हैं, मतलब जिस कंट्री में आ रहे हैं, उनको इमिग्रेंट्स बोलते हैं। जैसे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया जो है वो पॉपुलेशन को गेन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं यूएसए और ऑस्ट्रेलिया जाते हैं फॉर एम्प्लॉयमेंट और फॉर एजुकेशन पर्पसेस। अब नेचुरल ग्रोथ रेट क्या होता है? नेचुरल ग्रोथ रेट होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, दैट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। तो डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट, दैट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट। ओके, सो दिस इज द एंड ऑफ क्लास 8th एनसीईआरटी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने जो है इसमें जो है पॉपुलेशन चैप्टर में कुछ ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है, बिकॉज मुझे लगा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, सो इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट कमेंट मी ऑन द कमेंट सेक्शन, एंड प्लीज़ कमेंट करना स्टार्ट करिए, एंड प्लीज़ ये एनसीईआरटीज़ के वीडियोस देखिए, बिकॉज आपको मेंस के आंसर राइटिंग में भी बहुत हेल्पफुल मिलेगी, ना कि सिर्फ प्रीलिम्स। और प्रीलिम्स जिस टाइप से आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो ये वीडियोज़ देखिए। और भी कुछ ज़रूरत हो आपको तो आप ज़रूर मुझे बताइए, और मैं क्या स्टार्ट कर सकती हूँ वो भी मुझे आप बताइए। जो आपकी नीड होगी मैं वही स्टार्ट करूँगी। ये तो मैं आपके बेनिफिट के लिए आपको पढ़ा रही हूँ अपनी तरफ से, कि आपका सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाए। और कल मैं क्लास 8th हो गई, क्लास 9 की एनसीईआरटी पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच।